हेलो बच्चों, तो नीट 2026 का पेपर ओवर हो गया बेटा। तो ओवरऑल अगर हम लोग पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो फिजिक्स के पेपर को कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट लेवल। मैक्सिमम बच्चों का जो फीडबैक रहा है कि पेपर बहुत टफ तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, है ना। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़ा अच्छे लेवल के कह सकते हो, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन ईजियर लेवल का था, जैसे 24 में कह सकते हो, लेकिन 24 से थोड़ा सा लेवल ऊपर हल्का सा। और केमिस्ट्री बायो को देखें तो इस बार स्टेटमेंट बेस्ड वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया, मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा पूछा गया, जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अब जेईई मेंस 2026 में देखोगे तो ऐसे भी थे बेटा पेपर, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अप्रैल वाले सेशन में कुछ शिफ्ट ऐसे थे जो 25 क्वेश्चन आते हैं ना एक पेपर में, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड था। आप सोच लो, जेईई मेंस 26 अप्रैल सेशन की बात कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड और 1-2 मैच द फॉलोइंग। तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन समझ लो कि सिर्फ स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग था। तो उसी समय एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन मैंने डाला था कि बेटा एनटीए हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग पर जो है थोड़ा सा फोकस बढ़ा दे अपना ये नीट 26 के पेपर में, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी सेम है एनटीए ही, और वो सेम चीज़ हुआ केमिस्ट्री और बायो के अंदर। फिजिक्स में ठीक है कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, अभी तो पूरा मैं डिटेल आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अगर एक मैच द फॉलोइंग भी पूछा तो वो कहाँ से पूछा और कैसे पता चला कि ये टॉपिक को ना मैच द फॉलोइंग में ही हमें पूछना चाहिए, पूरा डिटेल एनालिसिस बताता हूँ। तो फिजिक्स के पेपर की लेवल की बात करें, जो बच्चों का फीडबैक रहा है बेटा कि पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल, यानी पेपर बहुत टफ नहीं लगा, बहुत ईजी भी नहीं लगा। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा थे अच्छे लेवल के, है ना, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी सॉल्व हुए बहुत सारे बच्चों से, लेकिन पेपर ईजियर लेवल। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत क्रिएट हुआ नीट 26 के एग्ज़ाम में वो ये था कि फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम बच्चों के पास ना टाइम ही नहीं बचा। मैक्सिमम बच्चों का फीडबैक ये रहा कि सर पेपर ईजी था, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे पास समय ही नहीं बचा। तो यही 2-3 चीज़ जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के एग्जाम को देखते हुए। हर बार देखोगे फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए ना टाइम बहुत कम बचता है, बहुत कम, क्योंकि केमिस्ट्री और सबसे पहले हम लोग जैसे बायो अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और केमिस्ट्री में भी जब फिजिकल केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हैं, जैसे इस बार भी हुआ कि कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और वो टाइम किल करता है, क्योंकि पता है फॉर्मूला हमें पता चल गया, वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो भी ठीक, लेकिन कैलकुलेशंस ऐसा टिपिकल आता है कि बहुत सारे बच्चे तो उसको छोड़ देते हैं कि अरे यार पता नहीं क्या आएगा, इतना डेसिमल नंबर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कहीं गलत ना हो जाए, चलो इसको एक काम करते हैं अभी छोड़ देते हैं, सर्कल करके बोलते चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन पर हमें लौट कर वापस आने के लिए समय ही नहीं बचता है। तो यही चीज़ है बेटा, एक तो फिजिक्स में मान लो हम देखें तो कम समय में कैसे हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये हमें आना चाहिए, ये लर्निंग हमें मिलता है नीट 26 के एग्ज़ाम को देखते हुए, और दूसरा कैलकुलेशंस को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे देखो बेटा जो आप नीट की प्रिपरेशन करते हो, बायो बैकग्राउंड हमारा होता है, मैथमेटिक्स हमारा बैकग्राउंड नहीं होता है, तो जनरली हम जो मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है कैलकुलेशंस में। और जब मैं कैलकुलेशंस बोलता हूँ तो डेसिमल नंबर्स बहुत सारा आ गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीज़न में है, स्क्वायर रूट आ गया, जैसे फिजिक्स में ही देख लो, मॉडर्न फिजिक्स देख लो, एसी चैप्टर देख लो, ग्रेविटेशन देख लो, ये सब चैप्टर्स में कितने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट देख लो केमिस्ट्री में। तो कैसे हमें कैलकुलेशन भी करना है बहुत फास्ट, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर ही टिक करना हो, यही सब लर्निंग है। ये सब जगह पर अगर हम वर्कआउट करते हैं तो जो प्रॉब्लम आपने फेस किया है नीट 26 के एग्जाम में ना, हम उस पर सुधार अगर करें तो बहुत अच्छा जो है ना हम स्कोर कर सकते हैं। तो आपका पेपर बेटा कैसा गया आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फिजिक्स पेपर कैसा आपको लगा, क्या आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे नहीं सॉल्व हुए, या आपने जब तैयारी किया था तो उसमें आपने बनाया ही नहीं, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था एग्जैक्ट। जब क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊँ ना पूरे 45 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बताना एग्जैक्ट कि ये नंबर जो है सर हम नहीं सॉल्व करके गए थे एग्जाम में, डायरेक्ट मैंने नीट के एग्जाम में देखा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ना पूरा 45 क्वेश्चंस जो नीट 26 में आया, एग्जैक्ट पूरा 45 क्वेश्चंस ये दिखाने जा रहा हूं बेटा कि पूरा का पूरा 45 क्वेश्चंस
नीट में जो आया वो कौन से बुक से आया, एकदम स्क्रीनशॉट के साथ। जैसा नीट 25 में भी बताए थे कि हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर नीट ने पूछा, तो भी 45 क्वेश्चंस वो कहाँ से पूछे थे, कौन से बुक से, हूबहू स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया था। वो भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको आप देख लेना एक बार जरूर। और 26 में पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल अगर है तो भी फिजिक्स के सारे 45 क्वेश्चंस है, तो कहाँ से पूछेंगे, तो अभी फिजिक्स पेपर का एनालिसिस आप लोग को बताता हूँ, और आगे जो है केमिस्ट्री हो गया है ना, और बायो का भी पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक, एक एक करके देखते हैं हर क्वेश्चन। देखो है ना, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो है ना, जो SHM चैप्टर से था। ठीक है, कि फॉर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड टी द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ टाइम, 4 ऑप्शन ऐसे। इसको कैसे पता चला, मैं तो इस तरीके से बोलता हूं कि भाई एनटीए कैसे पता चला कि नीट के अंदर ना हमें ये सवाल डालना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ही हमें ग्राफ पूछना है। तो हूबहू बेटा सवाल जो है जेईई मेंस 2017 के अंदर ना पूछा हुआ सेम क्वेश्चन। देखो जरा, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विथ ए टाइम पीरियड टी इक्वल टू 0, इट इज पोजिशन एट कहाँ, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल लुक लाइक, कैसा, देख लो सेम दिखेगा। तो हूबहू कट कॉपी पेस्ट करता है। तो जेईई मेंस 2017 का सवाल यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन है, देखो ए रूम हीटर इज रेटेड 400 वाट टू 20 वोल्ट, इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट व्हाट विल द पावर कंज्यूम्ड। देखो HC वर्मा से जो है ना ये क्वेश्चन उठाया गया, सेकंड नंबर ही क्वेश्चन है ये, कि रूम हीटर इज रेटेड 500 वाट टू 20 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक, सेकेंड पार्ट में देखो इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। हूबहू बेटा सवाल यहाँ से। तो बुक्स देखते जाना कि सवाल कहाँ से जो है ना ये उठाता है नीट, कैसे सवाल फ्रेम करता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन के अंदर जो सवाल पूछा गया कि एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 RPM टू इतना इन 10 सेकेंड, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम। जेईई मेन 2021 मार्च 17 का जो पेपर हुआ, ये तो द एंगुलर स्पीड ऑफ ट्रक व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 900 RPM टू 2460 RPM इन 26 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बाय द ट्रक इंजन ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखो एक चीज दिखाता हूं, यहां से हूबहू उठाया, ठीक है, लेकिन यही सवाल जो है ना ये एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल के अंदर भी प्रेजेंट है। अब यहां से देखो सीखने का चीज क्या मिलेगा बेटा, वो देखना जरा। यहां पर देखो एग्जाम्पल 6.11, एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 RPM टू इतना RPM इन 16 सेकेंड। यहां पर ना 2 पार्ट में सवाल पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। सेकेंड पार्ट है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन जो भी है ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी सेकेंड पार्ट यहां पूछा, ठीक, फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा इसने। अच्छी बात है। इसको कैसे पता चला नीट को कि फर्स्ट पार्ट नहीं पूछना, डायरेक्ट यहां के बाद जो है ना सेकेंड पार्ट ही पूछ देना है। मैं आपसे पूछता हूं बेटा, आप सोचो कैसे इसको पता चला। ये भाई साहब यहां देखते हैं, नीट का नजर कहां है, यहां। ये देखते हैं कि अच्छा यहां के बाद डायरेक्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो हूबहू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। यहां से क्या सीख मिलता है, सीख ये मिलता है कि जब एनटीए सवाल बनाने बैठता है नीट का, तो ये भी 4-5 किताब खोल लेते हैं बेटा। किताब फिक्स कि कौन सा 5 किताब हमें खोलना है या 6 किताब खोलना है, यहीं से उठा करके सारे क्वेश्चंस बेटा कट कॉपी पेस्ट करता है। ये नीट सवाल नया फ्रेम बिल्कुल भी नहीं करता है। जब मैं ये बोलता हूं ना तो ऐसा नहीं मत सोचना कि सर 45 के 45 क्वेश्चंस। बेटा एक क्वेश्चन एक्सेप्शनल में रख सकते हैं, 2 क्वेश्चन एक्सेप्शनल में रख सकते हैं। जैसे कि 2025 के अंदर मान लो हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर बनाया, ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन में दिमाग लगा दिया। भाई हमें तो 42 क्वेश्चन से मतलब है, 43 क्वेश्चन से मतलब है। अगर बहुत तुम टफ पूछ रहे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत टफ पूछ दिए, भाई तो सबको टफ लगा ना। ऑल इंडिया रैंक 1 भी जो ला रहा है उसका 720 थोड़ी ना आ रहा है। तो 1-2 क्वेश्चन अगर बहुत टफ पूछ दिया, ठीक है, तो यार उसको छोड़ दो। छोड़ दोगे बेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप चले जाओगे कॉलेज में, जिंदगी सेट हो गया। जो उसमें उलझा वो रुक जाएगा, सिलेक्शन दिक्कत हो जाएगा। तो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है ना। तो पता है कि इस सवाल कहां से पूछते हो, जो नया बना रहे हो सबके लिए टफ लगा तो छोड़ देंगे, क्या टेंशन है। लेकिन कॉन्सेप्ट उस लेवल से हम पढ़कर जा रहे हैं कि जो भी टफेस्ट पूछ रहे हो मेरे से बनेगा वो भी।
बाय चांस किसी भी रीज़न से, हो सकता है टाइम ना मिला हो सकता है बाय चांस कोई कैलकुलेशन में हम फंस गए, एग्ज़ाम का प्रेशर की वजह से कुछ भी होता है बेटा उस 3 घंटे में। मैं भी झेल चुका हूँ, है ना, तो पता है वो चीज़ कि एग्ज़ाम के वो जो 3 घंटा का जो ड्यूरेशन होता है उसमें कुछ भी हो सकता है प्रेशर की वजह से। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी प्रेशर की वजह से नहीं सॉल्व होता है, ये मैं खुद झेला हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ। फॉर्मूला पता है, आंसर ही नहीं आ रहा है, होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं जानता हूँ, मैं झेला हूँ इसलिए मेरे को पता है, मैं एकदम खुल करके कह सकता हूँ कि बेटा होता है। फॉर्मूला पता रहेगा, सब कुछ ठीक है, पुट भी किए, कैलकुलेट भी किया, आंसर ही नहीं आता है, और उसके बाद हालत ख़राब होता है, पसीना चलना चालू, समझ भी नहीं आता है कि अब मेरा ज़िंदगी क्या होगा। हम क्वेश्चन छोड़ करके ज़िंदगी के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। तो मैं खुद झेल चुका हूँ तो पता है वो चीज़ कि कैसे होता है ना। तो ये है, देखो कि कैसे ये क्वेश्चन उठा करके कट कॉपी पेस्ट करता है। अब देखो बेटा ये है ना, बहुत सारे जैसे बच्चे पूछ भी रहे थे तो उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन भी आगे भी बताऊंगा कि जहाँ से भी सवाल पूछता है बेटा ना, वही 3-4 किताब पता है, हाँ सारे के सारे 45 या 44 क्वेश्चंस ये उठाते हैं। तो हमारा स्टडी मटेरियल भी जो है फिजिक्स के लिए वही रहता है, एनटीए का ही स्टडी मटेरियल जहाँ से तुम उठाते हो। नीट 2025 के अंदर हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर बनाया फिजिक्स में। तो टफेस्ट पेपर जब बनाया तो भी सोर्स जो है ना कि कहाँ से सवाल उठाए गए बेटा, वही किताब। अभी पूरा वीडियो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। नीट 2025 के अंदर सारे 45 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे थे ना, वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार उसको देखना तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा सबसे टफेस्ट है तो भी यहीं से पूछा, 1-2 सवाल हटा दो उसको एक्सेप्शन में, ठीक है भाई 43 क्वेश्चन देख लो, 42 क्वेश्चन देख लो कि कहाँ से सोर्स रिमेन सेम। तो यही स्टडी मटेरियल हम लोग फॉलो करते हैं बेटा, जिसमें जो है ना कंप्लीट फिजिक्स ड्रॉपर बैच 27 का डिटेल्ड थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, फुल कॉन्सेप्ट्स, प्लस ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्योंकि पता है जनरली जब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है ना केमिस्ट्री और बायो में, फिजिक्स को बनाने के लिए हमारे पास टाइम ही बहुत कम होता है। तो कम समय में सारे 45 क्वेश्चन हम कैसे बनाएं, प्लस केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेशंस आप कैसे बहुत फास्ट करोगे, और फिजिक्स के अंदर भी बेसिकली जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, एसी चैप्टर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ये सब में जब कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स आता है तो कैसे हम बहुत फास्ट कैलकुलेट करें बेटा, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, और ऑप्शन टिक करें बिना कैलकुलेशन किए हुए कैसे कैलकुलेट करते और ऑप्शन टिक करते, कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये सब चीज़ सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी के वजह से जो है ना हमारा सिलेक्शन रुकता है। तो ये सब चीज़ जो है ना पूरा सीखते हैं इसमें, फुल कॉन्सेप्ट्स यानी डिटेल्ड मेथड से भी सारे सवाल को बनाओ, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से भी बनाओ। कि जो मान लो एक एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, रोटेशन पढ़ रहे हैं, एसएचएम पढ़ रहे हैं, जो सवाल 10 लाइन में बन रहा है, 12 लाइन में, कैसे वो 1 लाइन में ही बनेगा, कैसे वो 2 लाइन में ही बनेगा, तो क्या होगा हमारा 8 लाइन 10 लाइन बेटा क्या होगा, लाइन्स रेड्यूस होगा, तो हम कम समय में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो सिलेक्शन लेंगे। तो ये तरीका से जो है ना, जो भी स्टडी मटेरियल अभी बताऊंगा वीडियो के एंड में पूरा एनालिसिस, उसी तरीके से पढ़ना है, आराम से हम सिलेक्ट होंगे। ठीक, चलो देखते हैं आगे। और जो भी बच्चे को कुछ भी अगर डाउट होगा बेटा ना, जो भी मन में कुछ डाउट चल रहा है ना, तो यहाँ पर जो है ना आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो ये मोबाइल नंबर से 8595657896 पर। ठीक, व्हाट्सअप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये एसएचएम चैप्टर से ही है। अब ये जो है ना देखो फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ कि कैसे जो है हम जेईई मेन का मान लो कि पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए हैं तो कैसे ये बन जाएगा। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बॉब इज 0.02 जूल, यानी किसी भी पॉइंट पर भाई टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये है। ठीक है, स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ क्या होगा। यानी एक स्पीड पूछा है क्या, और दूसरा है टोटल एनर्जी। देख रहा जेईई मेन 2006 और 2024, ये 2024 में देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg के एग्जीक्यूट एसएचएम विथ फ्रीक्वेंसी इतना। देखो यहाँ मास कैसे 20 ग्राम है ना, कितना ग्राम है 20 ग्राम। ठीक, यहाँ देखो 0.2 kg, लक्षण कुछ दिख रहा है, सिमिलैरिटी का कुछ लक्षण है ना, 2 तो भैया 2 हुई है, मेन डिजिट कैच करो। हाँ ठीक, उसके बाद एट द पोजिशन x इक्वल टू 0.04 मीटर द ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी इतना एंड पोटेंशियल एनर्जी इतना। यानी उस पॉइंट पर हमें निकालना क्या है, यहाँ टोटल एनर्जी, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताओ क्या,
पता है, ये भी टोटल एनर्जी लगाएंगे, वहाँ से एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी है, वहाँ से एक पैरामीटर कैलकुलेट करो, स्पीड पूछो यहाँ। और 2006 का में सवाल जो पूछा गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एम्पलीट्यूड दे दिया इतना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ क्या, यानी मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला यहाँ, टोटल एनर्जी का यहाँ ये बना हुआ है, यहाँ लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर ये जो सवाल था कि 100 टर्न क्लोजली ओन्ड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला एट इट्स सेंटर। तो इसमें देखो दो चीज पूछा है, एक की करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल क्या, दूसरा की मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल क्या, ये दो चीजें। एनसीईआरटी के पहला सॉल्व एग्जांपल अगर हम लोग देखें बेटा, देखो सेम देखना, ए 100 टर्न क्लोजली ओन्ड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस इतना कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। थोड़ा सा आपको ये डिफरेंस लगेगा, लेकिन कैसे हूबहू एक जगह से सेम लगेगा ना, अभी बताता हूं, है ना, बिल्कुल वैसी। रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ, अब ये क्या बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर है, करंट बताओ। एनसीईआरटी बोलता है कि भैया हमने करंट दे दिया, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी ये क्या पूछ दिया, देखो फील्ड, ठीक, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल हुआ। लेकिन पूरे हम चाहे कि भाई एकदम यही सवाल ऐसा ही, ही हैज ए मैग्नेटिक फील्ड, हम चाहते हैं कि जब हम नीट में बैठे ना, जिस तरीके से सवाल रहे एकदम मेरा बनाया हुआ रहे, बस जाएं और वहां पर सिर्फ सॉल्व कर करके हम चले आए। जैसा अपना नाम हम लोग कैसे याद रखते हैं, खतरनाक तरीके से अपना नाम, स्पेलिंग क्या होता है, सब कुछ याद है, क्योंकि इतना बार जिंदगी में हम लिखे हैं, पढ़कर आए हैं कि जब हम वहां जाते हैं, मार्कशीट में जब नाम भरना होता है, कुछ नहीं सोचते, बस सीधा लिख देते। बिल्कुल नीट में बेटा ना ऐसा ही है। नीट कहता है कि आप नीट के एग्जाम में आइए और दिमाग मत लगाइए, आइए भैया 5-6 बार हर एक सवाल को सॉल्व करके, और बस आइए, ठीक है, आपका देखा हुआ सारा सवाल रहना चाहिए, बना करके चले जाइए। अगर बहुत टफेस्ट पूछ दिए तो 4-5 सवाल छोड़ दीजिएगा, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाइएगा। ये एनटीए कहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि पेपर का एनालिसिस देखोगे ना तो यही कंक्लूजन निकलेगा जो अभी मैंने बोला, कि वो वही कहता है तो ये करो। देखो जेईई मेंस में ना देखना, ए क्लोजली ओन्ड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस इतना प्रोड्यूसर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला एट इट्स सेंटर, इतना एट इट्स सेंटर, द करंट थ्रू द कॉइल इज क्या। तो 2022 में ही बेटा है ना, देखो करंट पूछा, करंट हो गया। दूसरा सवाल ये है 2022 उसी डेट को कि वायर ऑफ लेंथ इतना, कैरिंग करंट इतना, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल क्या है। तो करंट भी यहाँ, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, करंट यहाँ, मैग्नेटिक मोमेंट, एकदम क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिख जाता है कैसे। अच्छा, एक और जगह एच.सी. वर्मा सर भी बोलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ 100 टर्न्स रेडियस इतना प्रोड्यूसर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना एट इट्स सेंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। यानी कि जो करंट है जो पूछा हुआ, ये यहां से भी उठा हुआ है। अब आप किताब देखते जाओ, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया PYQ, जेईई मेन PYQ, एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल से कैसे मिला कर करके सवाल ये पूछ रहा है, लर्निंग्स लेते जाओ। नेक्स्ट देखो ये सवाल बेटा, इस सवाल में भी बड़ा खासियत है, फ्लूइड का जो पूछा गया, बन गया होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसका लक्षण देखना है कि भाई एनटीए को ना पता कैसे चलता है कि सवाल कैसे फ्रेम करना, वो देखना, और कहां से उठाता है ये। A submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100 atm. How deep can it go below the water surface? Consider the density of water दे दिया 1 atm इतना है, and gravitational acceleration इतना है बेटा, फ्लूइड का ये सवाल, ठीक है। देखो पहले ये दिखाता हूँ, इधर आ जाओ। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल पर जरा चलते हैं, देखना कि एनसीईआरटी की किताब का क्या सिग्निफिकेंस है। एकलौता बुक है फिजिक्स में जिसको बोलता हूँ कि उसको हमें रीड करना चाहिए लाइन टू लाइन, बस एक ही बुक, खत्म, और कोई बुक रीड करने की जरूरत ही नहीं है नीट के लिए, फिजिक्स में पर्टिकुलरली बात करें बेटा, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में भी क्या लिखा हुआ और सारे थ्योरी, सारे फॉर्मूले, सब चीज के लिए लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट है, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद भी सिर्फ एक बुक जो हमें रीड करना चाहिए पढ़ने के बाद भी, वो एनसीईआरटी है। कैसे देखो जरा, एग्जाम्पल 9.2 सॉल्व एग्जाम्पल है, आप पढ़ोगे, व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक। यहां पर बोला हाउ डीप इट कैन गो, इतना इतना,
एब्सोल्यूट प्रेशर दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेशर, इतना मीटर इतना। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, इसका आंसर आया 2 atm प्रेशर। आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया 2 atm, ठीक है। उसके बाद आप स्विच कर जाओगे अगला सवाल। लेकिन ये भाई साहब क्या करते हैं ना, सॉल्व करने के बाद ना कुछ अंग्रेजी लिखते हैं 4 लाइन। उस अंग्रेजी को देखो जरा कि दिस इज ए 100% इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम सरफेस लेवल एट ए डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर, द इंक्रीज इन प्रेशर इज 100 atm। यहां देखना जरा, ठीक है। सबमरीन्स आर डिजाइंड टू विथस्टैंड सच इनॉर्मस प्रेशर्स। अब ये लिखा है, सवाल को सॉल्व कर लिया, उसके बाद भी जो अंग्रेजी लाइन लिखा है उसमें से ये, और ये नीट ने 2026 में क्या किया, यहां से शुरुआत करता है। सबमरीन्स आर डिजाइन टू विथस्टैंड सच प्रेशर। देखो सबमरीन इज डिजाइन टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर, ये ठीक। अब हमें ये लगता है कि यार एनसीईआरटी के अंदर ये जो अंग्रेजी लिखा हुआ है पहले किसको नजर आया, पॉइंट वाला सवाल है, पहले नजर किसको आया, कौन है इस लाइन को खींच करके एक सवाल बनाने के लिए। तो वो ये नहीं है, नीट 26 नहीं है बेटा, पहले इसको नजर आता है, याद रखो। जेईई मेन 2019 में कैसे देखना जरा, ए सबमरीन एक्सपीरियंसेस ए प्रेशर ऑफ इतना पास्कल एट डेप्थ d1 इन ए सी। देखिए सबमरीन एक्सपीरियंसेस ए प्रेशर डिजाइन टू विथस्टैंड प्रेशर, हाउ डीप इट कैन गो, डेप्थ d1 इतना बोल दिया। फिर एक और हो कि when it further goes depth d2 it experiences pressure इतना d1 minus d2, यानी ये 2 बार लगाना है, इतना कर करके हो गया। देखो ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ वाटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देख लो डेंसिटी ऑफ वाटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बीइंग ए नीट एस्पिरेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हमें पढ़ना कैसे चाहिए, तैयारी कैसे करना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक, वहां से एक लाइन को भी उठा कर करके पहले कौन न्यूमेरिकल में छापा, पहले ये, और इसको देख करके कौन छापा, ये। ऐसा ही जेईई मेन का पेपर का एनालिसिस करते हैं बेटा, तो उसमें ये दिखाते कि ये जो जेईई मेन छाप रहा है ना, ये इसको कहाँ से पता चला कि यार ऐसा सवाल हमें पूछना है। तो इसके भी 4-5 किताब ही है जहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन बेटा ये उठाता है, सारे के सारे क्वेश्चन, जिसमें आपको दिख रहा हो कि एनसीईआरटी से ये कैसे उठाया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया, IIT से उठाता है, HC वर्मा से उठाता है, हर जगह से। तो यहाँ से सीखने के लिए है कि यार मुझे अगर तैयारी करना है, सारे बेटा नीट एस्पिरेंट जो 27 के प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ये 28 के लिए टारगेट कर रहे हो, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, डुअल नेचर से जो पूछा गया तो पता, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था कि मैच द फॉलोइंग लगा दिया, E = h न्यू बताओ क्या है ना, डी ब्रोगलीस वेवलेंथ जो लैम्डा = h/p क्या, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, कॉम्पटन इफेक्ट क्या, ठीक है। अब ऐसा है, ठीक, ये देखो जरा ना, जेईई में 2025 के अंदर एक सवाल पूछा बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कौन एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो अगर हम इसको बना रहे हैं तो इसमें देखो दिखेगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉम्पटन इफेक्ट। अब बता चुके हैं कि यहाँ से बहुत सवाल उधर अगर आ रहा है, कॉम्पटन इफेक्ट आप दिखोगे तो यहाँ पर आपको ये नजर आएगा ऑप्शन में, भाई डिफ्रैक्शन है तो डिफ्रैक्शन आपको नजर आएगा, है ना, पता चलेगा कि कौन पार्टिकल नेचर, कौन वेव नेचर। ऐसे है कैसे एक्सप्लेन नहीं होगा, तो बस इसी को उठा करके यहाँ पर हमें टिक करना है, कौन पार्टिकल नेचर, कौन वेव नेचर। और बाकी जो दोनों दिख रहा है, ये दोनों तो बेसिक क्या है, फॉर्मूला रिवीजन है ये तो। और फॉर्मूला जब भी आता है तो एक तो या तो लेक्चर्स में इंक्लूडेड है ही सब कुछ, तो लेक्चर देखोगे तो उसी से हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें सारे एनसीईआरटी भी कवर्ड होते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी का लाइन से भी लगा दिया कि भाई फॉर्मूलेस वगैरह जो है सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, देख लो इसमें डुअल नेचर में। यहाँ देखना है कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, कैसे लाइन से लिखा हुआ बेटा, लाइन से कैसे उठाया। द पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट वॉज फर्दर कन्फर्म्ड इन 1924 बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ A.H. कॉम्पटन ऑन स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। कैसा है ये, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। पता चल गया कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देख रहे हो लाइन कैसे छप रहा है। और उसके बाद E = h न्यू, ये तो यहाँ सब फॉर्मूला तो दिखेगा ही, P = h न्यू बटे सी, P = क्या होता है h/λ, P = h/λ, तो लैम्डा क्या हो गया h/p। तो ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा, है ना, क्या इसमें भी फॉर्मूलाज पूछा गया।
यंग्स मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो पता है फॉर्मूलास है, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला रिवीजन किया हुआ रहेगा, तो हम ऐसे ही टिक कर देंगे, बना देंगे। अब इसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि इसको कैसे पता चला नीट को कि यार सारे फॉर्मूलास को ना मेरे को मैच द फॉलोइंग में डालना है। नहीं लगता है? देखो कैसा सवाल पूछ रहे हैं कि एनटीए को कैसे पता चला कि भाई मेरे को ना मैच द फॉलोइंग में फॉर्मूलास पूछना है। कैसे? 4 ऑप्शन में क्यों नहीं पूछ लिया? तो ये क्या किया ना, इधर देखा बेटा जेईई मेन 2024 को। जैसे ये देखा ना, तो यहां पर क्या है पता है, इस जेईई मेन के टोटल पीवाईक्यू शुरू से लेकर के एकदम लेटेस्ट तक देखोगे ना, उसमें एक ही सवाल ऐसा है सॉलिड्स चैप्टर में जिसमें मैच द फॉलोइंग है। एक ही सवाल है मैच द फॉलोइंग में, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक ही सवाल मैच द फॉलोइंग में, तो वो क्या है? तो देखो लिस्ट 2 में ऐसे रखा है, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस, शेयर मॉडुलस, और इधर लिख दिया है ना उसका डेफिनेशन की क्या 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 कैसे। तो यहीं से इंस्पायर हो करके वो इधर क्या किया, मैच द फॉलोइंग बना दिया भाई। अब बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस पूछा है, तो ये यंग्स मॉडुलस पूछ ही दिया, बल्क मॉडुलस पूछ ही दिया, बाकी फिर जो है कंप्रेसिबिलिटी और पॉइजन और फॉर्मूला लगा दिया। तो ये सेकंड, फोर्थ, थर्ड क्या होगा, इसी तरह से बना दिया। तो फुल्ली इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है, कैसे लेता है, वो लक्षण हमें दिखता है। नेक्स्ट, अब फॉर्मूला है पता है, तो उसको एनसीईआरटी के लाइन से रिलेट कर देता हूँ कि भाई एनसीईआरटी फॉर्मूला से उठा के पूछा गया। पॉइजन्स रेशियो देखो डेल्टा डी बटे डी, डेल्टा एल बटे एल है ना, आपको दिखाई देगा वहाँ डेल्टा डी बटे डी। यंग्स मॉडुलस है यहाँ, पॉइजन्स रेशियो यहाँ हो गया, यंग्स मॉडुलस यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी का फॉर्मूला से बेटा कंप्रेसिबिलिटी का देखो फॉर्मूला यहाँ गिवन है, कोई भी कुछ भी उठा सकता है। बल्क मॉडुलस यहाँ गिवन है, हर चीज नेगेटिव साइन है यहाँ पर बल्क मॉडुलस में, तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो भाई हर एक लाइंस जो है ना हमें पकड़ में होना चाहिए। अगर नेगेटिव साइन है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो सारे लाइंस बेटा कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट है ना विदाउट इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑकर्स। अब यहाँ से वो 4 ऑप्शन बना सकता है कि इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम, बोथ रिमेन सेम, वो डिक्रीज वो इंक्रीज, बोथ इंक्रीज बोथ डिक्रीज, है ना। दैट इज इफ पी इज पॉजिटिव इतना इज नेगेटिव। तो ये हर एक लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा देखो ये बुक अगर रीड नहीं कर, हर एक लाइंस को समझ नहीं रहा है, तो बड़ा थोड़ा सा नुकसान में रहोगे, क्योंकि जानते हो। लेकिन लेक्चर से देख लिए अगर अच्छे से, तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाता कि भाई नेगेटिव साइन क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, सब कुछ सीख गए। लेकिन उसके बावजूद भी चैप्टर खत्म होने के बाद एक बुक आपको पर्सनली अपने से रीड करना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में बेटा। और कोई फिर दुनिया किताब मत पढ़ो, जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से जिस तरीके से सवाल पूछा नीट 2005 में, एकदम हूबहू सवाल है बेटा। देख लो, बैटरी एक कैपेसिटेंस, बैटरी एक कैपेसिटेंस, ऊपर से देखो है ना खाट खाट खाट, ऊपर से खाट खाट खाट, यानी कि हूबहू दिख रहा है। छपाई कार्यक्रम, ठीक। क्या पूछा था इसमें कि द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन C2 एंड C4 क्या होगा। यहाँ पर भी एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ और चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर बताओ। तो चार्जेस पूछे हो तो चार्जेस वो पूछा। फिर देखो एनसीईआरटी का ना एडिशनल एक्सरसाइज जैसे ही बोलते हैं बेटा, तो ये ओल्ड बुक हो जाता है। तो पहले पता है कि हाँ एडिशनल एक्सरसाइज भी था, ठीक। अब तो न्यू बुक एनसीईआरटी का आ गया है। तो 1-2 सवाल ऐसा है जो एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज से पूछा गया, यानी ओल्ड बुक से। अब यहाँ से एक सवाल मन में चलता है कि नहीं सर हमें क्या करना चाहिए, क्या ओल्ड बुक से पढ़ना चाहिए या न्यू बुक से, है ना। तो एक फिजिक्स के लिए बस पर्टिकुलरली बता रहा हूँ बेटा, आप न्यू बुक रखो, मोर देन सफिशिएंट। और ओल्ड बुक से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो सब कुछ लेक्चर्स डीपीपीस में इंक्लूडेड, खत्म। तो उसका टेंशन ही नहीं लेना है। ये सवाल देखेंगे, ये लेक्चर में रहेगा या डीपीपीस के अंदर रहेगा ही रहेगा, हो गया खत्म। क्योंकि यहीं से उठा करके ना ये इधर आया था और यहाँ से फिर ये इधर चला गया। वो तो एक बैटरी लगा हो, एक कैपेसिटर, ऐसे ऐसे करके। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कि ये ग्रेविटेशन से सवाल है। थोड़ा सा भी अलग बनाए ना तो लगे कि अच्छा भैया अलग कुछ पढ़ना चाहिए। देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज ए मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहाँ से, सरफेस ऑफ द अर्थ, टू ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ r विल बी क्या, mg के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो बेटा, जेईई में 2004, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इतना देखो मास m कहाँ से,
रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट h इक्वल टू रेडियस r ऑफ द अर्थ। तो पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब क्या, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, सेम वही mg के फॉर्मेट में, फ्रॉम द सरफेस से वहीं तक जा रहे हैं। और ये एक्चुअली यहां पर कैसे आया, वो इधर से आया, यहां कैसे आया, वो इधर से आया, एच वर्मा ऑब्जेक्टिव के अंदर सेम टेक्निक। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी, यहाँ तक इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना इतना, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इतना, ठीक तो वर्क डन इन स्लोली लिफ्टिंग ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू ए हाइट h इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो दिख रहा होगा वर्क डन, क्या पूछ दिया भैया, वर्क डन, कुछ लक्षण दिखाई दिया बेटा, हूबहू mg के फॉर्मेट में जैसे है वैसे। नेक्स्ट देखो मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये जो सवाल है ना ये हूबहू तो ये ना एनालिसिस वाला वीडियो ना बेटा बहुत सारे बच्चे जैसे रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, पेपर ओवर हुआ था, ये 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया मैंने, क्योंकि पता है कि ना पीपीटी बनाओ ये सब, बस एक बार सर्च करना पड़ता है, क्योंकि जेईई मेंस के अंदर पीवाईक्यू में क्या 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है मान लो हर एक चैप्टर में, नीट में है, एच वर्मा बुक में, एनसीईआरटी है एग्जाम्पल, तो बस उस पर फोटो क्लिक करो, ये पीपीटी बनाओ, टाइम तो लगता है, लेकिन सर्दी जुकाम हो गया, तबीयत थोड़ा डाउन हो गया 2 दिन, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड करने की हालत में नहीं था इसलिए 2 दिन थोड़ा लेट हो गया, ठीक, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बेटा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत हेल्प करेगा। जो भी बच्चे बेटा कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो ये चीज़ सीखना, क्योंकि पता है फिजिक्स के वजह से ना कितने सारे बच्चों का ना डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये फिजिक्स के वजह से। तो बहुत अच्छे से इसको देखो बेटा वीडियो को, और नीट 2025 के एनालिसिस का भी वीडियो देखो, और देखो कि यार एनटीए जो सवाल पूछता है ना वो कहाँ से पूछता है, कैसे फ्रेम करता है। सीधे सीधे स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा बेटा, ये देखो ये है, ये है, नहीं, उसका ना उसके मन में क्या चलता है, एनटीए के मन में जब वो सवाल फ्रेम करता है, कैसे फ्रेम करता है, एनसीईआरटी में क्या गिवन है, जेईई मेन में क्या गिवन है, हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल एनालिसिस करके ऐसे बता रहा हूँ कि देखो कैसे उसका मन में चलता है कि कैसे सवाल उठाना है, कहाँ से छापना है, और वो जब चल गया ना तो आप सही मतलब सोर्स ऑफ मटेरियल से आप तैयारी करोगे। नहीं तो क्या होता है ना, हमारे पास टैलेंट है, हम पढ़ते भी हैं, खूब मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे 12 घंटा हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन XYZ नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल से हम पढ़ रहे हैं, यही दिक्कत है। टैलेंट है, पोटेंशियल है, मेहनत भी कर रहे हैं, 10-10 12 घंटा 15 घंटा भी कर रहे हैं, लेकिन अलग चीज पढ़ रहे हैं। एनटीए बेचारा वहां से पूछ ही नहीं रहा है, एनटीए यहां से पूछ रहा है, हम इसको बनाते ही नहीं है, 5-6 बार नहीं बनाते हैं बेटा, मेरा सिलेक्शन रुक जाता है। तो है ना, बस फर्स्ट टाइम जब हम बैठे मेरा सिलेक्शन हो बेटा, तो आपको सही सोर्स ऑफ मटेरियल से आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़ी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है यार, इसको हमको 5-6 बार बनाना है, तभी तो ये दिमाग में रहेगा। देखो ये जो सवाल था ना, मैं बोला था मोशन स्ट्रेट लाइन का, ये हूबहू कट कॉपी पेस्ट तो नहीं है, लेकिन उस टाइप का सवाल है। कौन सा टाइप से ये बनता है, देखो कि व्हेन ए रूलर फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे है 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विथ डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स, ऊपर से फॉल करा दिए, अलग अलग रिएक्शन टाइम, यानी T1 T2 T के बाद क्या क्या डिस्टेंसेस होगा ये, तो पर्सन इस सबका रिएक्शन टाइम दे दिया, बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन क्या। तो ये बेटा क्या ना, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स वाला जो सवाल होता है कि भैया एट रेगुलर इंटरवल पर पानी ऐसे गिर रहा है, या वहाँ से कुछ चीज़ हम ड्रॉप कर दिए, T टाइम के बाद बताओ कि क्या डिस्टेंस होगा, तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे T² होता है, बस वहीं से इसको अरेंज करना है डिस्टेंस का। ये देखो ऑलरेडी है पूछा हुआ, जेईई मेन 2004 में, 2021 में, 21 में तो 2 बार, 25 जुलाई को भी, 27 अगस्त को भी। देखो ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ h हाइट मीटर, ठीक, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में t लिया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3 सेकेंड, यानी इतना सेकेंड में ही बताओ कि कितना डिस्टेंस हुआ आएगा, पोजीशन बताओ, तो वही तो ये है, कितना रिएक्शन टाइम है तो बताओ कितना डिस्टेंस आया, हूबहू हो गया, सीख जाओ कैसे। और उसके बाद वही वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम इतना इतना फ्रॉम ए हाइट, द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स, तो फर्स्ट ड्रॉप जब स्ट्राइक करेगा तो बताओ क्या है ना, अदर ड्रॉप्स का पोजीशन। फिर वो 25 जुलाई 21 में भी पूछा, वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम इतना इतना एट वाट रेट ड्रॉपलेट्स, तो पता है कि इतना क्वेश्चन बनाएंगे तो भैया ये सब ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि इसको हम 5 बार बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल जो है देखो, पावर ऑफ ए क्रेन विच लिफ्ट्स ए मास ऑफ 1000 kg टू ए हाइट 20 मीटर इन 10 सेकेंड। बहुत आसान सवाल, बहुत ही ज़्यादा आसान,
लेकिन फिर भी नीट 1990 में ही पूछा हुआ कि हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ इतना किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ कितना 10 मीटर। तो पानी उठाना है, यहाँ पर क्या है मास ही पूछ दिया कि बताओ कि कितना पानी उठाएंगे, ठीक, पावर दे दिया और यहाँ पर पावर पूछा तो वो सवाल हो गया। एच वर्मा के एक्सरसाइज में भी गिवन है 26 नंबर क्वेश्चन में कि इन ए फैक्ट्री इट इज डिजायर्ड टू लिफ्ट 2000 kg ऑफ मेटल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन 1 मिनट, फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन टू बी यूज्ड। लिफ्ट करना है कुछ मास को, तो पावर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है। ये ना बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया, बोर्ड एग्जाम से भी सीखे बहुत बार कि कंसीडर 2 अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स 200 पिकोफैरेड, वन ऑफ देम इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट सप्लाई एंड डिस्कनेक्टेड, ठीक। नाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज क्या। तो आ जाओ जेईई 2023 के अंदर देखना, ए 600 इतना कैपेसिटर इज चार्ज टू इतना वोल्ट सप्लाई, ठीक है, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज इतना पिकोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है। देखो बेटा कैसे हो बहु है, 600 पिकोफैरेड 600 पिकोफैरेड, यहाँ देखना जो दो अनचार्ज कैपेसिटर दोनों का कैपेसिटेंस क्या है सेम, यहाँ पर भी क्या सेम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज क्या भैया, क्या ये बनाएंगे 23 में, हमसे बन जाएगा 26 में, लेकिन 20 में एक बार और। तो ये अपने आप में भी बहुत बार छापते रहता है, ये खुद टेस्ट करता है कि भाई पीछे का सवाल बना कर आए हो क्या 4-5 बार, 20 का 19 का 18 का 17 का बना के आए हो, तो 25 26 27 ये सब सवाल ऐसे ही बन जाएगा। बहुत बार रिपीट होता है, बहुत सारे सवाल। ए 60 पिकोफैरेड इज फुल्ली चार्ज बाय इतना वोल्ट सप्लाई, डिस्कनेक्ट हो गया एंड कनेक्टेड अनदर अनचार्ज सेम 60 पिकोफैरेड 60 पिकोफैरेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, बताओ कि क्या होगा। इधर से इधर 20 से 23। नीट को लगा यार बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जेईई मैंने 2 बार पूछा, यानी सवाल में कुछ दम तो है, तो ये बोला एक काम करो 26 में तुम आ जाओ, छप जाओ भाई, छप गया 2 बार लगा तो छाप देता है। अच्छा ये 30 नंबर ही, अच्छा बहुत बार बेटा वैसा सवाल है, अच्छा बहुत बार और भी मैंने लगाया। देखो जेईई 2020 के अंदर ये भी, ए कैपेसिटर इज फुली चार्ज विथ वोल्टेज V0 आफ्टर डिस्कनेक्टिंग इतना, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इतना, एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, बताओ कि क्या। फिर एच वर्मा के एक्सरसाइज में भी वही है, एक कैपेसिटर इतना इस चार्ज विथ ए पोटेंशियल इतना, देन डिस्कनेक्ट हो गया, अनचार्ज से कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए। ये देखो ना पार्ट वाइज में, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर। तो हीट प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या है कि एनर्जी लॉस्ट क्या होता है ना, क्योंकि एनर्जी इज लॉस्ट जब चार्ज ट्रांसफर होता है बेटा ना एक कैपेसिटर दूसरे में, एनर्जी जो लॉस होता है इन द फॉर्म क्या हीट, तो हीट प्रोड्यूस मतलब क्या बताओ, लॉस क्या होगा। तो 1 2 3 4 बार है, तो ये बैच रिलेटेड है बेटा ना, ड्रॉपर बैच नीट 2027 के लिए कंप्लीट फिजिक्स जिसमें डिटेल थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, फुल कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक, डीपीपी सब कुछ कर रहे हैं। ये मोर देन सफिशिएंट है जितना क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर्ड रहेगा। एनसीईआरटी फुल्ली सॉल्व, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सवाल दिखाऊंगा वो सॉल्व, एच वर्मा के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जितना रहेगा सॉल्व ना लेक्चर्स डीपीपीस में, बस उससे बाहर आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नीट के सारे पीवाईक्यूज शुरू से लेकर के लास्ट तक सब कुछ रहेगा, जेईई मेन के सारे पीवाईक्यू सॉल्व, आईआईटी के सारे मैक्सिमम सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सॉल्व, और ये मोर देन सफिशिएंट है 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टारगेट इतना आराम से आ जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल 14 नंबर देखो जरा, एसी से जो सवाल है कि एन एसी सर्किट कंटेन्स ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, कैपेसिटेंस इतना, इंडक्टेंस इतना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज बताओ क्या। नीट पीवाईक्यू में ही 2023 के अंदर बेटा सीरीज एलसीआर में एल का दे दिया वैल्यू, सी का दे दिया, आर दे दिया, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर्स, फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो वही है एट विच रेजोनेंस ऑकर्स, हो बहु है ना, छापा हुआ इधर से इधर, 23 का ही उठा करके 26 में फिर से। अब जेईई मेन 23 में भी है ना सेम सिमिलर, सीरीज एलसीआर
आर दे दिया, सी दे दिया, एल दे दिया है। फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, मैक्सिमम करंट क्या होता है भाई, उसी समय होगा जब रेजोनेंस होगा, तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ कि कितना रेडियन पर सेकेंड होगा। तो ये है। नेक्स्ट आ जाओ 15 नंबर जो क्वेश्चन था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। ये बेटा तो इतना बार सवाल पूछा हुआ है, इतना बार पूछा हुआ है जिसका कि कोई गिनती नहीं। दिखाता हूं टोटल, देखो जरा ना अभी कि ये कि करंट फ्लोइंग जो है ना दे दिया है, बिलो शोज ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर, यानी कि सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर कह सकते हो, ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरिंग स्टेडी करंट आई। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। द प्लॉट विच करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या है। ठीक, ये देखो जेईई 2025 के अंदर हुआ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इतना, रेडियस करंट इतना, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। 25, यहां क्या हो गया 26, 4 ऑप्शन। अब आप समझ सकते हो, समझ लो कि ये कर क्या रहा है। और भी देखो जरा, है ना, कितने बार है। जेईई मेन 2019, जेईई मेन 2022, जेईई मेन 2023। 19 में भी पूछा बेटा सिलिंड्रिकल कंडक्टर रेडियस आर कैरिंग कांस्टेंट करंट, प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ कि क्या होगा इतना। सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, सिर्फ सिलेंडर लिख दिया, इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर है ये। देख लो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ इतना इज कैरिंग करंट इतना, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो यहां पर जो ग्राफ है उसको ये लैंग्वेज में लिखा है जब 23 में पूछा तो, कि जीरो इन द रीजन है ये, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर लेस देने फिर आर ग्रेटर देने में बिहेवियर बताओ। तो पता है कि ये वाला ग्राफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर भी है, यहां पर पूछा था कि आर लेस देन आर, सिर्फ अंदर है ना, आर लेस देन आर, इसमें कैसा वेरिएशन होता है, तो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन एक बार और है सेम, ये है बेटा जेईई मेन 2021 में। 2021 में ये क्या किया, एक सिलेंडर ना रख करके 2 सिलेंडर रख दिया। अब देखो किसी दिन ये क्वेश्चन हूबहू जो है ना यहाँ छपेगा। अभी तक क्या है, एक सिलेंडर रखता है, उसका रेडियस दे दिया, करंट फ्लो कर रहा है पूरा क्रॉस सेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा आर के साथ। ये क्या किया, 2 वायर रख दिया, एक का रेडियस ए, एक का रेडियस समझो बी, रेडियस अलग अलग है तो गारंटीड एक का रेडियस बड़ा होगा, एक का रेडियस छोटा। बताओ अब एक ही ग्राफ में प्लॉट करके दिखाओ कि क्या होगा। देखो एक का रेडियस है, एक का बी, ए लेस देन बी बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड बताओ एक ही ग्राफ में कैसे वेरी करेगा, तो किसी दिन ये छप जाएगा। तो जब हम PYQ सॉल्व करते हैं बेटा ना, पता है कि यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो मान लो 5 बार ये प्रेजेंट है, ठीक है, जेईई मेन के अंदर है, एक ही कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मूला पर। तो 2 बार मैंने मान लो लेक्चर में कराया, तो 2 या 3 DPPS में होमवर्क दे दिया, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो गया और हम लेक्चर्स में पढ़ भी लिए। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। खुद तुम्हें समझ में आ रहा होगा यार, एक ही वायर का इतने बार पूछ दिया, ठीक है, तो अब क्या बचता है, अब 2 वायर लगा देगा। जेईई मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है, नीट का नजर यहाँ रहता ही है, इस पर नजर पड़ेगा, एक दिन छाप देगा। तो हम एक दिन वीडियो बना रहे होंगे कि बेटा देखो यहां से छप गया, 2 वायर कर दिया। नहीं, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में भी वो ग्राफ बना हुआ है। ये देखो थर्मोडायनेमिक्स का जो सवाल है, कट कॉपी पेस्ट, और एक बार नहीं बहुत बार। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 वाट, सप्लाइज हीट, ठीक है, इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट ए रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, रेट एट विच इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस विल बी। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में आ जाइए 11.7 नंबर में, कट कॉपी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ कितना वाट, 100 वाट, ठीक है। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स, इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट ए रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। ठीक, अब यहां है, अगर हम इसको बना रहे होते तो क्या मेरे से ये बनता, क्या देख जेईई पहले 21 में आ जाओ। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस सप्लाइज इतना 6000 जूल पर मिनट हीट टू द सिस्टम, सिस्टम डिलीवर्स अ पावर ऑफ 90 वाट, ठीक, वही जूल पर सेकेंड मतलब क्या, वाट इतना। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी बाय इतना, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ देख लो, सोर्स सप्लाई हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ इतना वाट,
सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट ए रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। होगा देखो है ना, वाट 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 वाट। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन था एसी चैप्टर से। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, पर्टिकुलरली इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते के साथ पता चलता है भाई इसको कैसे पता चलता है कि ऐसा ही क्वेश्चन हमें पूछना है। देखो पीक वैल्यू ऑफ एन एसी दे दिया एट फ्रीक्वेंसी इतना, हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक टू रीच द पीक वैल्यू, जीरो से लेकर के पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा करंट को। अच्छा आ जाओ देख लो 22, 19, 24। यहाँ करंट फ्लोइंग थ्रू एन एसी इज गिवन बाय आई इक्वल टू ऐसा दे दिया। अब ये देखो क्या पीक वैल्यू ऑफ करंट 5 एम्पियर। हमें पता है करंट ऐसा कुछ भी देता है बेटा तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे आई नॉट क्या हो गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू कितना है 5, पीक वैल्यू कितना है, लक्षण देखो पीक वैल्यू 6 नहीं है, पीक वैल्यू 5 ही होगा भाई। क्यों, क्योंकि 22 में ना जे में ना 5 रखा है, तो तुमने 5 पूछा तो हम 6 कैसे पूछेंगे, हम 5 ही पूछेंगे हूबहू। ये चेक करेगा नीट 26 कि तुमको ये आता है क्या, बनाकर आए हो घर से कि नहीं 4-5 बार। हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कट कॉपी पेस्ट। लेकिन सिंस हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो 19 में भी हमें दर्शन देगा कि देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे दिया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, रेजिस्टेंस दे दिया, टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। और भी अच्छे लेवल से प्रैक्टिस करो कि वोल्टेज दे दिया तो करंट पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर टाइम पूछ लो 24 में। अल्टरनेटिंग अगेन वोल्टेज दे दिया इतना, रेजिस्टेंस, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। ये तो भाई साहब अपने में ही लगा हुआ रहता है। 19 का सवाल उठा करके ये अपने छाप रहा है, बताओ। ये उठा करके हूबहू इधर इसे इंस्पायर होके इधर, उसको लगा यार इस सवाल में जरूर कुछ ताकत है कि करंट जो है कैसे इंक्रीज करके यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो एक काम करते हैं अभी ये छाप देते हैं। अब आप बताओ एज ए नीट एस्पिरेंट बेटा, अभी सीधा क्या है करंट का पीक वैल्यू पूछा और करंट ही पूछ रहा है कहाँ से कहाँ। इससे हल्का ट्विस्टेड सवाल क्या कर सकता है ये बताओ, आप ही से पूछता हूँ। ये एनटी अगर मान लो इस टॉपिक से पूछना चाहिए यही पर्टिकुलरली टाइप ऑफ सवाल से, तो अगला सवाल वो क्या पूछेगा 27 में, 28 में, 29 में, बताओ क्या पूछेगा। अंडरस्टूड है भैया, यही तुम पूछोगे क्योंकि इसने 2 बार पूछ चुका है कि वोल्टेज जो है ना इतना साइन ओमेगा टी है ना रेजिस्टेंस, तो यहाँ से पहले करंट निकालो फिर ऐसे, तो अंडरस्टूड हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, किसी दिन छपेगा। तो यही चीज़ है कि जब लेक्चर पढ़ाता हूँ बेटा उसमें क्या है, जैसे मान लो कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, करंट यहाँ से यहाँ कैसे वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो सारा जो है ना पूरा जेईई मेन का बेटा 2002 से लेकर के लेटेस्ट तक सब एनालिसिस किया हुआ रहता है। क्वेश्चंस कराते रहेंगे, ये भी करेंगे ये भी करेंगे, सिस्टमेटिक करते जा रहे हैं। 1 महीने कराया, एक आपके लिए डीपीपीज में होमवर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से कि डीपीपीज में क्या डालता हूं तो एकदम सिमिलर, ये लेक्चर में कराया ना तो ये डीपीपीज में चला जाएगा, या ये लेक्चर में कराया तो ये डीपीपी में चला जाएगा। वेव ऑप्टिक्स से जो पूछा सवाल, क्या यार तुम नया सवाल पूछे क्या, नहीं कोई नया नहीं है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वही है ना, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो के यूनिट्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बटे 3। तब बताओ कि इंटेंसिटी क्या होगा। यहां से बेटा ये कट कॉपी पेस्ट है, पहले तो ये कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर है ना पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो के यूनिट्स, बताओ लैम्डा बटे 3 होगा तो क्या, देखो लैम्डा बटे 3 होगा तो क्या। नीट ने 2014 में क्या किया था, सेम हूबहू इधर से पहले इधर छपाई हुआ, एक्सरसाइज से पहले इधर गया 14 में, वही लैम्डा है तो के है, मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा तो इंटेंसिटी के, बताओ कि लैम्डा बटे 4 होगा पाथ डिफरेंस तो इंटेंसिटी क्या। ये जेईई मेन 2020 के अंदर भी पूछा हुआ कि यंग्स डबल स्लिट देखो ना पाथ डिफरेंस इतना है, वही सेम चीज़, पाथ डिफरेंस इतना देखो क्या है इतना, सॉरी यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, इंटेंसिटी है के यूनिट्स, बोल रहा है क्या पाथ डिफरेंस लैम्डा बटे 6 होगा तो इंटेंसिटी ऐसे करके दे दिया, उसमें से n का वैल्यू पूछ दिया क्या। तो देखते जाओ PYQ
PYQ एक्सरसाइज। तो कोई अगर आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, पहली बार बेटा नहीं आ रहा है। इसीलिए जब बोलते हैं कि लेक्चर्स और DPPs दोनों सॉल्व करना है, तो मान लो ये लेक्चर तो ये DPP, या फिर ये लेक्चर तो ये DPP है। यही है, ताकि हम सब कुछ प्रैक्टिस करके आए भाई। न्यूक्लियाई का जो सवाल था देखो जरा, है ना, कि कैसे स्टेटमेंट में ही हमें ये डालना है और इसी टाइप से डालना है। कैसे पता चला इसको, कि 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ए इज मास नंबर। पहला स्टेटमेंट कि वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3, वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए। देख रहे हो बेटा ना, यहाँ देखना JEE 2022 के अंदर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो भैया तुम भी स्टेटमेंट पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, देख लो मास नंबर कैसे, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। भाई इसने JEE में 2 बार क्या किया, वॉल्यूम, तो इसने भी वॉल्यूम को लेकर के 2 बार ये डालेगा, एक बार नहीं लिखेगा एक स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता था कि एक लिख दे या 3 डाल देता वॉल्यूम का, नहीं, इसने कितना बार लिखा, 2 बार, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 बार ही, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने क्या है कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस का अलग दे दिया ऐसे करके 3 बार। ये क्या किया बेटा, मास डिफेक्ट का डेफिनेशन पूछ दिया भाई। अब डेफिनेशन कोई पूछेगा तो वो तो पता है, हम लोग पढ़ते ही हैं। तो स्टेटमेंट वाला जितना सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। NCERT बुक के अंदर जितने भी बोल्ड लाइन से लिखा हुआ चीज है या हल्का इटैलिक में करके जितने चीज लिखा हुआ है, मेन पॉइंट्स जो लिखा हुआ है, जितने भी फॉर्मूलेस हैं, ग्राफ्स है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो सब हम लोग लेक्चर DPP में करते हैं। तो लेक्चर्स के अंदर ना जहां पर मान लो थ्योरी कुछ लिखा हुआ है, कोई प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं, कोई नोट पॉइंट लिखा रहा हूं, तो वो सब समझ जाना कि बहुत जरूरी है, क्योंकि वो NCERT का लाइन्स है। और इसलिए है जरूरी क्योंकि पता है कि यार कोई भी लाइन से NCERT का उठा करके ये स्टेटमेंट में डाल देता है, और हमें चेक करना होता है कि भाई सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, फिर असर्शन रीजन। इसीलिए सिर्फ वो पढ़ाई नहीं पढ़ना है बेटा कि है ना, फॉर्मूला पढ़े ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, फिर फॉर्मूला पढ़े क्वेश्चन गड़बड़। तो उसमें फिर क्या होगा ना, 5-6 क्वेश्चन हो सकता है। जब पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल आता है ना, तो आपसे 5-6 क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब ऐसा एग्जाम है नीट ना, जहां पर हमें पता होता है कि भाई ये यहां से आएगा और कैसे आएगा वो भी पता है ना। तो इसलिए क्या NCERT को रीड करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत टफ पेपर आता है तो स्टेटमेंट वाला हटा देता है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल। तो भाई न्यूमेरिकल पूछोगे तो उसमें तो चैंपियन हैं, लेकिन थियोरेटिकली तुम जो पूछोगे हमें उसमें भी चैंपियन होना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मास डिफेक्ट का डेफिनेशन है बेटा, तो जैसे डेफिनेशन आता है, पता है मैंने स्क्रीनशॉट आप लोग के लिए NCERT लगा दिया है लाइंस का, ताकि आपको पता चले। मास डिफेक्ट का था, देख लो मास डिफेक्ट का डेफिनेशन 13.7 में इक्वेशन भी गिवन है। द डिफरेंस इन मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स डेल्टा m इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस, गड़बड़, द डिफरेंस इन मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। देखो, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। बहु जो रहेगा यहाँ, ऐसे नहीं पढ़ाई करने से दिक्कत होगा। ये आ जाओ, देखो वेव ऑप्टिक्स में अगेन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। तो अगर देखो स्टेटमेंट वाला है ना, तो कहां से छापता है, यही एक जगह है जहां से वो छपाई करता है। बहु बेटा, कोई चेंजेस आपको लगेगा नहीं, एक भी लाइन नहीं। बोले नहीं, ये 4-5 किताब बैठता है लेकर के सवाल बनाने के लिए, देखो ना अपने आप दिखाई देगा। इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ तुम लिखे हुए भाई, यहाँ देखो NCERT में। इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। इफ इट रेड्यूसेस, देखो ना, इफ इट रेड्यूसेस इन वन रीजन, आप वहाँ चेक कर दो, चेक करते रहो, मैं पढ़ता हूँ। प्रोड्यूसिंग ए डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीजेस इन अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट फ्रिंज। इट इंक्रीजेस इन अदर रीजन प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट फ्रिंज। हो गया ब्राइट फ्रिंज तक, यहाँ तक पढ़ दिया। उसके बाद इसने 2 स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है, एक ये यहाँ देखना। देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी विच इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, फिनोमेना आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिखा। नेक्स्ट दूसरा लाइन जो बेटा, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट वेव्स। Diffraction is a general characteristic exhibited by all type of waves.
कैसा है भाई? बाय ऑल टाइप ऑफ वेव्स है, ना कि सिर्फ लाइट वेव्स। गिवन भी है, बी इट साउंड वेव्स हो, लाइट वेव्स हो, वाटर वेव्स हो या मैटर वेव्स हो, है ना? पता चल जाएगा गलत क्या सही क्या। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सवाल था, ये देखो, ए रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी इतना, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, इफ द करंट इन द सर्किट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। नीट 2000 में सवाल जो पूछा था बेटा वही उठा करके छापा। ए कार बैटरी ऑफ ईएमएफ इतना, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, इफ इट ड्रॉ 60 एम्पियर करंट, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। यहाँ देख लो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी 3.2 ईएमएफ गिवन, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन, करंट, इसमें दो चीज पूछता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर और व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। सिंस चाहे नीट पीवाईक्यू चाहे जेएमएस, उसने क्या किया भाई, रेजिस्टेंस नहीं पूछा, डायरेक्ट टर्मिनल, तो यहाँ डायरेक्ट टर्मिनल छप जाता है। तो ये देख लो कैसे कैसे सवाल फ्रेम हो रहा है। ये जो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, मीटर ब्रिज से बेस्ड सवाल, कि वही देख रहे हैं ना कि द पोजिशंस ऑफ द सेल ई एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, वी शैल ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर। सेल जो है और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या है ना, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया है कि राइट साइड डिफ्लेक्शन, लेफ्ट साइड या देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। ऐसे यहाँ देखो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी 3.10 में मैं ना थर्ड ऑप्शन जरा पढ़ता हूँ। एक तो ही हो गया कि इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी ऐसे, ठीक, पूरा बनाओ आराम से। यहाँ देखो, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। यानी बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िए, स्टेटमेंट में यहाँ पर टिक करिए, ठीक, पता चल गया। गैल्वेनोमीटर एंड सेल का पोजीशन इंटरचेंज्ड, क्या यहाँ से उठा करके कोई और है जो पूछा है क्या? बिल्कुल, यहाँ से इधर पहले दर्शन दे चुका है 17 में। पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स पूछा था। डी ऑप्शन देखो, इन ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर एक्सचेंज द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब। ये क्या बेटा देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, पता है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ही हमारा क्या है, मीटर ब्रिज, है ना। तो यहाँ की नल पॉइंट इज डिस्टर्ब, तो देखो इस तरह से है ये हाल। एसएचएम का सवाल, हाँ ये देखो कि सविता है ना 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट वाइल कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू डिफाइन क्या है ना, डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ दे दिया ना टाइम टेकन टू कंप्लीट क्या, 30 ऑसिलेशंस इन 60 सेकेंड। तो 30 ऑसिलेशन इतना, तो भाई एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा है ना 60/30, दैट इज टाइम पीरियड हो गया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम निकालो कि क्या। यहाँ देखो जेईई में 2022 में ना एकदम वो कि एसएचएम का एक इक्वेशन दे दिया, y = a sin πt + 5। तो पता है ये स्टैंडर्ड है, तो πt + 5 मतलब क्या, ये क्या हो गया मेरा ओमेगा हो गया, ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकल गया। तो टाइम पीरियड यहाँ पर देखो 30 ऑसिलेशन है 60 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, समझ में आ रहा है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दिया, बोलता लेंथ ऑफ द पेंडुलम बताओ, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बताओ। तो हूबहू जो है ना सवाल एकदम सेम फॉर्मेट में उठा करके पूछे जा रहा है। यहाँ तक कि बेटा देखो जरा जो है ना, इसमें देखो 99.4 दिख रहा है ना बारीकी से, यहाँ पर भी आंसर क्या एकदम 99 मतलब क्या, मतलब 1। लक्षण भी एकदम सेम दिखाई देगा, थोड़ा आसपास। ये देखो 24 नंबर चैप्टर यहाँ पर, ये ना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, ये देखो एनसीईआरटी के लाइन से उठा करके जो है ना हूबहू सारे जो बोल्ड पॉइंट में लाइन लिखा हुआ ना प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर, उसको उठा के बेटा स्टेटमेंट में डाल दिया। पहला पॉइंट एनसीईआरटी का देखो, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। फिर एट द सरफेस इतना फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, देख लो फील्ड एट द सरफेस इतना डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज डेंसिटी, ऐसे अच्छा ठीक है। इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, सारे पॉइंट पढ़ोगे ना फिर यहाँ पर सब हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड द सरफेस ऑफ द चार्ज इतना होता है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एट इट्स सरफेस। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर, देखो इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, सारे पॉइंट्स दिखेगा। इंटीरियर ऑफ ए चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, एट द सरफेस इतना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू इतना। ये सारे पॉइंट्स बेटा रीड करते जाओ, यहाँ पर ऑप्शंस टिक करते जाओ।
5 टोटल पॉइंट्स इधर है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से। सेमीकंडक्टर के अंदर तो ये भी सिंपल सा जो है क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, लाइंस मतलब पढ़ा हुआ रहेगा तो इसको हम टिक कर देंगे कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस से पीएन जंक्शन डायोड बढ़ाते हैं तो डायोड करंट क्या होता है, और उसके बाद दिस करंट इज कॉल्ड क्या, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाता है। गलत है भैया, तो फॉरवर्ड बायस करंट होता है ना। कैसा करंट होता है, फॉरवर्ड बायस करंट। तो देखो यहाँ पर लिखा रहेगा इफ वी इंक्रीज द सब, एनसीईआरटी का लाइंस पढ़ रहा हूँ, इफ वी इंक्रीज द applied voltage significantly barrier height will be reduced and more number of carriers will have the required energy, thus the current क्या है, increases, है ना, current increases, डायोड करंट जो भी है इसको कहते क्या है, द टोटल फॉरवर्ड करंट है भाई। ये सम ऑफ होल डिफ्यूजन करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों मिला करके होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं होता है वो। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि हाँ रिवर्स वाला तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू, बी इज क्या, फॉल्स। अगेन रे ऑप्टिक्स के अंदर जो सवाल था वो भी एनसीईआरटी के लाइन से उठा करके बेटा, पहला ही पॉइंट से उठाया हुआ कि इन ए कॉन्केव लेंस ए रे ऑफ लाइट एमेनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या, यहाँ देखो ए रे हूबहू जैसा है वैसा ही एकदम, ए रे ऑफ लाइट एमेनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ए रे एमेनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, किसमें, इन ए कॉन्वेक्स लेंस, और appears to diverge in a concave lens, कहाँ, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्केव लेंस वाला जो है वो यहाँ पर पूछ लिया गया हमसे भाई, है ना, 4 ऑप्शन बना दिया गया, बताओ कि क्या। तो appears to diverge from the first principal focus, और अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो passes through the second principal focus। हर एक लाइंस जितना भी पॉइंट है लिखा हुआ, कोई भी पॉइंट से उठा करके कहीं पर भी छापा जा सकता है। न्यूक्लियाई के अंदर जो है कि अननोन न्यूक्लियस हैज ए न्यूक्लियर डेंसिटी 2.29 यानी कि 2.3 इंटू 10⁻17 kg इतना है, मास गिवन, मास नंबर पूछा जा रहा है। तो डेंसिटी भी पता है, मास बटे क्या है, वॉल्यूम, और न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल इन शेप लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, ऑफ स्फीयर 4/3 πr3। ठीक, ये है। अब देखो न्यूक्लियर डेंसिटी 2.3 इंटू कितना, 10⁻17। एनसीईआरटी लाइंस में जहां पर ये लिखा हुआ है पूरा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और डेंसिटी वाला एकदम सेम। देखो द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियर मैटर इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यही देखो एज ए डेंसिटी इतना इतना इतना। अब यहाँ से सब कुछ सीख जाते हैं कि रेडियस इतना है तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr3। पता है, यहीं से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे पेजेस है बेटा, तो ये बैच रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरी हो बेटा तो इस फ़ोन नंबर पे ना, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कोई भी डाउट हो कोर्स रिलेटेड ना, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, हालांकि इसमें सारा कुछ बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी पर्सनली भी अगर कुछ चीज़ पूछ रहा हो ना तो डायरेक्टली आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ लेना। ठीक है, मेरे से भी डायरेक्टली आप कनेक्ट हो सकते हो बेटा, डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो आप, जो भी चीज़ आपको पूछना हो। नेक्स्ट देखो, मूविंग चार्ज से मैग्नेटिज्म में इधर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट इतना, कन्वर्टेड एमीटर में कन्वर्ट करेंगे शंट, बताओ कि क्या होगा। गैल्वेनोमीटर इतना है विद ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन एमीटर, रेंज 0 से 20, 0 से क्या है 10। देख लो बेटा 24, इधर चले जाओ, फिर 24 में एक बार और, जनवरी वाला भी सेशन में था, अप्रैल वाले में भी था 24 में। गैल्वेनोमीटर इतना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन टू मेजर करंट इतना, वैल्यू ऑफ द शंट, शंट बताओ क्या, शंट बताओ क्या। मैं बोल रहा हूं इसको 5 बार बनाने, 5 बार बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, जाएंगे, हमें पता रहेगा या देखा हुआ सवाल है, अच्छा देखा हुआ, बस छापना ही तो है, छाप देना। और एकदम ऑप्शन ओरिएंटेड भी हम घर से प्रैक्टिस करके गए हैं, ऑप्शन ओरिएंटेड प्रैक्टिस हमारा रहेगा। कैलकुलेशन ट्रिक भी सीखा हुआ रहेगा बेटा, कैलकुलेशन ट्रिक रिलेटेड जो है ना वीडियो के एंड में आपको बताता हूं, ट्रिक सीखो। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म 28 नंबर, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इतना गिव्स, अच्छा सॉरी ये यही और बार भी पूछा हो बेटा, ये ना और बार भी पूछा हो यही सवाल, शंट वाला जो है जेईमेन 19 में, फिर जेईमेन 2018 में, ओहो बहुत बार है। वही रेजिस्टेंस इतना इतना, रेजिस्टेंस इतना कनेक्टेड, वही एमीटर 0 से 0.5 इतना, फिर वैल्यू ऑफ द शंट बताओ कि क्या, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, हूबहू भाई 18-19 में और बार पूछा हुआ, और बार वही 28 नंबर। जेईमेन 2016
यार बताओ कि है ना गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ कि क्या वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, वही शंट। और एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज ओल्ड बुक जो है उसमें भी गिवन है, बताओ जरा 4.28 और ओल्ड बुक की मैं बात कर रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर इतना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतना, कन्वर्ट कैसे करोगे एमीटर में 0 to 6 एम्पियर। बेटा सोचो ये बनाएंगे एक बार, जेईई मेन 2016 2 बार, 18 3 बार, 19 4 बार, भाई 24 5 बार, ये 6 बार। अब 6 बार पूछा हुआ है, 2 बार मैंने क्या कराया बेटा लेक्चर में, 2 सवाल, 4 जरा डीपीपीज में, ताकि प्रैक्टिस कर लो। नहीं बनेगा ये वाला। और 20 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, 15 सेकंड के अंदर बनना चाहिए कि बहुत फास्ट। फॉर्मूला रटना कैसे उसका तो टेंशन ही मत लो, सारे फॉर्मूले याद करने के लिए उसका तो हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हिंदी कोडिंग करके कैसे जो है ना फॉर्मूला परमानेंटली रिटेन रख सके। रोटेशनल मोशन का जो सवाल है हूबहू बेटा, पहला एकमात्र सवाल जो है जो आईआईटी का पूछा गया वो है ये हूबहू कट कॉपी पेस्ट, इकलौता सवाल, मात्र एक सवाल था, लाइन बाय लाइन कॉपीड है कि a thin wire of length and linear mass density m is bent into a circular ring. A thin wire of length and uniform linear mass density is bent into a circular loop. इतना the moment of inertia of the loop about x x dash, देखो है ना ये ऐसे moment of inertia about y y dash हूबहू। लेकिन क्या अगर आईआईटी में है 2000 में, मेरा सवाल ये है कि अगर आईआईटी ने 2000 में पूछा बेटा ये सवाल, ठीक, तो क्या पहला नजर नीट 2026 को पड़ा क्या कि उससे पहले कोई और है उसको देखने वाला? उससे पहले 25 में देख चुका है। 25 में देखो रॉड ऑफ क्या लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा एंड लेंथ इतना इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। लीनियर मास डेंसिटी दे दिया, बेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी ऑफ इट्स क्या है डायमीटर पूछ दिया यहाँ पे। यानी इसी टाइप से कि भैया लीनियर मास डेंसिटी ही हो लेंथ हो, लीनियर मास डेंसिटी हो लेंथ हो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ये पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टेंजेंट तो पता है ठीक इधर से हूबहू ये किया, लेकिन ये ऑलरेडी उस टाइप का सवाल पूछ चुका है। वेव्स के अंदर यहां से था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, कुछ भी चेंजेस नहीं। देखो ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव y क्या है बेटा 2 cos 2 pi tan t minus 0.0080x plus 0.35। 15.10 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 cos 2 pi, ठीक है, वहां देखना tan t minus 0.0080x plus 0.35 plus 0.35। फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर किया ना। देखो कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ क्या। अब जो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को मैं एक सवाल पूछता हूं बेटा, आप लोग ईमानदारी से कमेंट सेक्शन बताना। एनसीईआरटी बुक का ना पूरा सॉल्व एग्जाम्पल, पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन कितने हैं न्यू बुक में, पूरा लास्ट में एनालिसिस बताने जा रहा हूं। ईमानदारी से बताना कि सारे क्वेश्चन कितने बच्चे हो जो पिछले साल तैयारी किए थे ना, 5 बार आपने सॉल्व किया था हर क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के दौरान, उसके बाद कभी टेस्ट हो रहा है, कभी रिवीजन हो रहा है, कभी फुल सिलेबस टेस्ट, कभी हाफ सिलेबस टेस्ट, कभी चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब देते वक्त बार बार पढ़ रहे होंगे, तो 5 बार तो हमें जरूर सॉल्व करना चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हो बेटा जो 5 बार सॉल्व किए थे एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर नहीं 5 बार सॉल्व किए थे तो थोड़ा सा मुश्किल आता है मुश्किल। लॉज ऑफ मोशन में 31 नंबर जो क्वेश्चन है, ए बॉक्स ऑफ मास इतना केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ इतना था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन, बॉक्स स्टेशनरी में होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ द ट्रॉली इतना। सूडो फोर्स का बड़ा हाईलाइटेड सवाल है ना, तो ये सब तो ऑलरेडी बेटा हम लोग बहुत बार सॉल्व करते हैं यार, है ना, बड़ा हाईलाइटेड एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल भी है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन इन विच बॉक्स इतना स्टेशनरी रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इतना है। यहाँ देखो सेम सवाल 23 में एक बार ऑलरेडी पूछ चुका है नीट ने कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर के अंदर, हाँ ये जो सवाल है देखो जरा बड़ा बढ़िया, जो पूछा कि इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड डी विल बी ऑफ द फॉर्म क्या। देखो बेटा एक एसी सप्लाई वोल्टेज यहाँ इनपुट लगा, एक डायोड
एक रजिस्टेंस, डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, हमसे ग्राफ पूछा, एकदम सेम टाइप का देख लो जरा जेईई मेन 2025 के अंदर। एसी वोल्टेज सप्लाई लगा, एक रजिस्टेंस क्या, एक डायोड, रजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट लगा करके पूछता है हमसे वोल्टेज इतना, इस करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय बताओ कि क्या। तो भाई ये इतना हाईलाइटेड सवाल है डायोड रिलेटेड, कुछ ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कह सकते हो 4-5 टाइप ही टोटल है, जिसमें एक डायोड एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, डायोड के क्रॉस जो है ना, इनपुट हमने दिया, ठीक, एसी सप्लाई, आउटपुट कैसा होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट कैसा सप्लाई होगा। भैया रेजिस्टेंस के क्रॉस ये जेईई मेन ने पूछा, इसने क्या किया, डायोड के क्रॉस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बड़ा हाईलाइटेड है, देख लो हूबहू, है ना, पता है कि सेम ही क्वेश्चन बेटा, उसको पढ़े तो बनेगा ही। ये देख लो जरा, जेईई मेन ने 2009 में पीएन जंक्शन डायोड दे दिया, अगेन इनपुट डायोड और क्या, रजिस्टर, एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इतना इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो करंट वर्सेस टाइम पूछ रहा है कि बताओ कि कैसा होगा 2009 में। ग्राफ तो कभी करंट का पूछ रहा है, कभी इसके क्रॉस वोल्टेज, कभी इसके क्रॉस वोल्टेज। भैया यही 2-3 टाइप है इसके अंदर, हर जगह पर पूछा। केटीजी से जो सवाल पूछा, थोड़ा सा बहुत सारे सवाल को मिला कर करके उसमें देखो है, देखना कैसे फॉर्मूला है सिर्फ, लेकिन वो लैंग्वेज दिखाता हूँ कि कैसे ये लैंग्वेज जो है ना, ये कैच करके ये डाला है कि ये फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो 2:1 बाई मास, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज इतना, ठीक है। ये आ जाओ देखो जरा, जेईई मेन 2023, ए फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1 बाई मास एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको देखो बेटा, सॉरी इसको देखो और इसको देखो, दे दिया। अगेन ए फ्लास्क कंटेन्स, देखो 2023 में, ये जनवरी में का था, ये अप्रैल सेशन का है। फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन आर्गन 2:1 बाई मास, टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, फिर हीलियम एंड आर्गन आर पुट इन द फ्लास्क, टेम्परेचर इतना, देख लो ये लक्षण दिखा। अब यहां पर क्या पूछा ये तीनों जगह की, रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यहां पर भी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। पता है कि भैया इसका अलग फॉर्मूला है। यहां पर पूछा है कि रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आरएमएस स्पीड पर भी तो हमारे पास बहुत सारा सवाल है ना। यहाँ के रेशियो ऑफ देयर क्या है, आरएमएस स्पीड बताओ कि क्या है, मिक्सचर ऑफ हीलियम गैस एंड क्या है, आर्गन गैस को मिला दिए, बताओ कि भैया रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड का सवाल बना रहे भाई, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला, सवाल क्या फॉर्मूला होता है सब सीख गए, और कैसे फ्लास्क में हम ये दोनों डालते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सारे सवाल बनाएंगे बेटा, तो ये तो ऐसा ही हमारा बन जाएगा, कहानी खत्म। देख लो 19, 25, 23 ये देखना है। चलो ये तो बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया। ईएम वेव्स का देखो सवाल, हाँ इसमें भी एक चीज बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, कि पता है कि देखो ना, इसके अंदर जो सवाल पूछा था ईएम वेव्स इधर, और प्रोडक्शन दे दिया था लिस्ट 2 में। प्रोडक्शन क्या क्या डाला, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, गामा रेस, इंफ्रारेड रेस। अब कहां से ये हूबहू उठाता है बेटा, ये एनसीईआरटी के टेबल से उठाया और टेबल में सवाल डाल दिया कि ये हो गया मेरा टाइप ऑफ ईएम वेव्स और ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। अच्छा एक चीज देखना जरा, इस भाई साहब को कैसे पता चला इस भाई साहब को कैसे पता चला कि टाइप ऑफ वेव्स इधर डालते, प्रोडक्शन ही डाल देते, वो भी मैच द फॉलोइंग में। तो एक्चुअली क्या है, 23 में जेईई मेंस ना बेटा ना, देखो टाइप ऑफ ईएम वेव्स और यहां पर प्रोडक्शन डाल दिया था, यहां से उठा करके इसने डाला है। अब जेईई मेन ने क्या किया 23 में, देखो जरा 23 में तो चलो छोड़ दो, बहुत बार देखोगे पीवाईक्यूज ना, तो टाइप ऑफ ईएम वेव्स वेवलेंथ का रेंज डाल देता है, कभी टाइप ऑफ ये प्रोडक्शन डाल दिया, कभी ये डाला, ये डिटेक्शन डाल देता है। यानी इसी टेबल से इसने क्या किया है, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन उठाया हुआ है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। नीट क्या करता है, ये इसको देखता है, और यहां तो नजर है ही, बस इसको देखता है कि यार तुम सवाल कैसे बनाते हो। तो ये बोलता है कि देखो हम ना एनसीईआरटी से क्या करते हैं, ये भी उठा लेते हैं एक टेबल में, ये इसने क्या क्या 26 में बोला, अच्छा तुम क्या क्या उठाए, ये और प्रोडक्शन, तो ये और प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन उठा करके डाल दिया। कल को कोई पीवाईक्यू उठाएगा यहां से, ये दोनों का टेबल डाल देगा, ये दोनों का टेबल डाल देगा। इट मीन्स कि ये टेबल को भैया बहुत जबरदस्त तरीके से याद कर लो। अब सवाल है कि इसको याद कैसे करें, बड़ा पॉइंट वाला चीज, क्योंकि पता है ये टेबल बहुत हाईलाइटेड है, आगे भी छपेगा बेटा, चाहे 27 हो, 28 हो, 29 हो, कभी न कभी छपेगा यहाँ से।
ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये टेबल को ही जबरदस्त तरीके से याद कर लो। एकदम इतना गंदा जो तरीके से लिखा हुआ ये वेवलेंथ का रेंज चाहे फ्रीक्वेंसी का, इसको शॉर्ट ट्रिक से बेटा जो है एक पैटर्न तहित हम क्या करते हैं, इसको याद करते हैं एकदम पैटर्न तहित। अब देखो जैसे छोटा सी चीज बताता हूं, विजिबल लाइट सबसे स्टैंडर्ड 400 से 700 है। तो देखो 700 है ना, तो इधर 700 से घट के चला जाता है 1 पर, इधर देखो कितना है 400, भैया इधर जाओगे ना 400 से अगेन ये घट के चला जाता है 1 पर। पता चलेगा कि सबसे हाईलाइटेड ये 400 से 700, 700 से 1, 400 से 1, फिर 1 से ही 0.1 चला गया। तो मतलब यही बेटा 1 से फिर कैसे इधर चला जाता है, मतलब उसका कुछ एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने का। बड़ा अच्छा सा हॉरिजॉन्टल में से लिख करके याद जब करोगे, करा देता हूँ ऑलरेडी, तो आपको रिवीजन करने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा। बार बार ये टेबल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैसे 0.1 नहीं तो हम लोग अपने ज़माने में कैसे याद किए थे, बस इसको रट रहे, ये रेडियो वेव्स होगा ग्रेटर देन 0.1, ग्रेटर देन 0.1, अच्छा ठीक है 0.1 से 0, ऐसे करके रट रहे। तो उसमें क्या होता है कि सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ करके सुबह रटे, वो शाम तक याद रहेगा। जब भी टेस्ट है, टेस्ट देकर आए सब गोल, फिर जब टेस्ट होगा फिर उठा करके याद करना होगा, क्योंकि फिर भूल जाएंगे। वो रटंती विद्या हो गया। और मैं जिस रटंती विद्या की बात करता हूँ बेटा अलग है, कुछ कोडिंग ट्रिक लगा करके याद करो। भैया ये लाइट ही है जिससे हम फेमिलियर होते हैं, तो विजिबल लाइट को सेंटर में रखो। इसका ठीक है 400 से 700। अब कैसे इधर घट रहा है, कैसे इधर घट रहा है, अच्छे से एकदम जो है ना दिमाग में कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाओ, याद करो तो याद हो जाता है। यहाँ तक कि इसको भी याद करने का तरीका, इसको भी याद करने का सब तरीका है। बड़ा अच्छा से देखो बेटा, यहाँ भी फोटोग्राफिक फिल्म, यहाँ भी फोटोग्राफिक फिल्म, यहाँ भी, यानी कि यार टोटल 6 अगर दिख रहा है उसमें से 4 तो फोटोग्राफिक फिल्म है। डिटेक्शन में कुछ ना कुछ हेल्प करता है। तो ये चीज़ है कि कैसे देखो, अब ये ना एक्सरे, रेडियो वेव, माइक्रो, गामा, यहाँ माइक्रो पूछ ही दिया, गामा पूछ ही दिया, ठीक है 2 यहाँ से उठा करके आ ही गया। बाकी पता है जितना है, इसका भी कोडिंग ट्रिक होता ही है ना। गाड़ी XUV मॉडल का लेकर जा रहे हैं, कहाँ, आई एम गोइंग टू रांची या आई एम गोइंग टू रामेश्वरम, धोनी के घर चलो या APJ अब्दुल कलाम सर के घर चलो भाई, ऐसे है ना। गाड़ी XUV मॉडल लेकर है ना क्या, इन माई रेंज, या फिर आई एम गोइंग टू रांची, ऐसे करके कोडिंग ट्रिक बनता है। लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो सवाल था सिंपल, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पर बेस्ड कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ऑफ मास इतना व्हेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट ऑन इट आर रेस्पेक्टिवली। एक्सेलरेशन क्या है और कितना एंगल पर ये एक्ट करेगा, रिजल्टेंट वाला देख लो। NCERT एग्जाम्पलर का एक मात्र सवाल जो है इधर से आया, बॉडी ऑफ मास 10 kg, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है देख लो एकदम। मास 10 kg, तो ये दे दिया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और कितना एंगल पर ये भी एकदम विथ रेस्पेक्ट टू कितना न्यूटन, ये भी बेटा विथ रेस्पेक्ट टू कितना न्यूटन, हूबहू। सेमीकंडक्टर में ये जो सवाल था 36 नंबर में, बाप रे बाप, ये तो इतना बार है जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं है। दिखाता हूँ हर बार एक बैटरी, बहुत सारे डायोड लगा दिया 4 बार, कितना बार, 4 बार ऐसे, कोई फॉरवर्ड कोई रिवर्स और रेजिस्टेंस है, ठीक। देखना पहले क्या ना, बहुत पहले 2 लगा देता था, यानी एक बैटरी ऐसे लगाया 2, कोई एक फॉरवर्ड कोई रिवर्स ऐसे लगा करके करंट पूछा। जी मैंने 23 में बेटा क्या 3 बार लगाया, कितना बार, 3 बार, तो पता चल गया अच्छा 3-4 भी लगा करके पूछ लेते हैं। तो एक तो यहाँ से देखो एकदम सिमिलर, ठीक है। 23 में आ जाओ, यहाँ देखो जेईई मेन 2021 में ऑलरेडी पूछ चुका है, कितना बार देख लो जरा, बैटरी ऐसे लगाया 3 बार है ना, कोई रिवर्स कोई फॉरवर्ड, ठीक है दिख रहा है, आ जाओ। NCERT एग्जाम्पलर में ऑलरेडी जो है ना ये 3 बार लगा हुआ है, 1 2 3 देख रहे हो, एक फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड, इतना बताओ करंट क्या, 3 बार। ये आ जाओ भाई, जेईई मेन 21 और 19 में क्या है, 2 एक रिवर्स एक फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड, यानी पता है कि करंट कैसे निकालते हैं। इतना बार बनाएंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि बनता कैसे है। नीट PYQ में भी ये पूछा हुआ है सवाल बेटा, ये देखो ना, अभी तो जेईई मेन ही खत्म नहीं हो रहा है, ये एक टाइप ऑफ सवाल जो है देखो जरा, देखो एक रिवर्स एक फॉरवर्ड ऐसे करके बैटरी जेईई मेन 2021 में HC वर्मा सर भी दिए हुए हैं, है ना, अपने सॉल्व एग्जाम्पल में है, ये सॉल्व एग्जाम्पल में है ना। तो जहाँ ये है उसके बाद उठा करके इतने बार जो है सवाल आता है, नीट के अंदर भी है बेटा। अच्छा ये भाई साहब अपने में नहीं खत्म हो रहा है, जेईई मेन 2006 में बैटरी देख लो है ना,
एक फॉरवर्ड एक रिवर्स ऐसे रहेगा, बैटरी एक रिवर्स फॉरवर्ड। कब? नीट 2012 में। तो इतना बार बनाओगे तो ये सवाल नहीं बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो? देखो 1 2 देख लो जरा, 3 4 5 6 7 बेटा देख लो, 8 9। यार अगर 9 टाइम्स जो है अगर ये PYQs में प्रेजेंट है तो क्या 10वां बार जब आएगा तो क्या करेंगे हम? सवाल छोड़ देंगे? प्रैक्टिस करना है बहुत दमदार तरीके से। बाप रे कितना बार पूछा हुआ है। 37 नंबर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से ये देखो, फॉर मेटल ऑफ वर्क फंक्शन दे दिया 6.6, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेवलेंथ बताओ कि कौन ये? जी में 2004 में बेटा। वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां इतना है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली क्या है ना? लॉन्गेस्ट वो वेवलेंथ बताओ जो फोटोइलेक्ट्रिक इतना है। यहाँ पर क्या पूछा? वही फॉलोइंग वेवलेंथ इंसिडेंट विच डज नॉट गिव राइज टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एकदम सिमिलर नेचर हो गया, सेम चीज। कंडीशन हमें पता होना चाहिए है ना, कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट है रे हो ग्रेटर देन होना चाहिए वर्क फंक्शन, ये फिर वेवलेंथ का कंडीशन बस वही है। नेक्स्ट, यही नीट 1988, नीट 1995 और नीट 1999 जहां पर सिमिलर टाइप का कि एक वर्क फंक्शन गिवन है और हमें वेवलेंथ चाहिए, उस पर बेस्ड देखो सवाल। ऐसा नहीं कि वो पहली बार है। ये क्या था 1988 में? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया, पूछ रहा है कि वर्क फंक्शन क्या होगा। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वर्क फंक्शन बताओ। 95 में आ जाओ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दिया, वर्क फंक्शन। 1999 में वर्क फंक्शन दे दिया क्या है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ बताओ कि क्या होगा। तो पता है कि हाँ ये सब कैसे बनाते, बहुत बार है, बहुत बार। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं जरा, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी, जो पूछा इसने। अच्छा, इफ लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन न्यू यूनिट इज, है ना? थोड़ा सा लग रहा है हाँ सवाल में कुछ है, लेकिन कहाँ से हो? तुम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से छापे, जो कि ऑलरेडी हम लोग बेटा किए हैं, क्योंकि पता है हम लोग पढ़ते ही यही चीज़ें। एनसीईआरटी जो भी चीज़ देख रहे हो, नीट PYQ जेईई PYQ, पता है 25 में भी वही है, 24 में भी वही पूछते हो यार, 23 के भी सवाल देखो तो वही है, सोर्स रिमेन सेम। तो इसी को पढ़ते हैं, इसी को जाके हमें क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। देख लो, ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट if light takes 8 minute 20 second to cover this distance? ये कितना बोला? 6 मिनट 40 सेकेंड। ये बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन है बेटा, है ना, नीट 2027। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देख लो। EMI का जो सवाल है, ये सवाल जो है ना बहुत सारे बच्चों से नहीं बना है बेटा। नहीं बना है का मतलब आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व किया था 5 बार। सीधा सीधी मैं एक लाइन में बोलूंगा, सारा स्टडी मटेरियल हम सॉल्व करते हैं दुनिया में जितना पाया जाता है। ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में लगे हुए हैं, ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, ये सीरीज, वो वन शॉट, ये वीडियो, ये यूट्यूब, पूरा लगे हुए हैं। एनटीए जहां से बेचारा पूछता है वो हम पढ़ते ही नहीं है, बस उसको नहीं पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे हैं जिनसे मैंने पूछा है कि बेटा एनसीईआरटी को आपने कितना बार सॉल्व किया, सारे सॉल्व एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज। अनिल सर वो तो नहीं किए, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे। क्या कर रहे हो बेटा? सोचो जरा, सोचो एक बार, कर क्या रहे हो? सवाल पूछता है एक्स जगह से, हम वाई जगह पर खूब मेहनत करते हैं साल भर, जिंदगी का अपना पूरा कीमती समय और पैसा, घर का इतना एक्सपेक्टेशन है ना, पेरेंट्स का, सब हम लगाते हैं दूसरे जगह पर। सवाल यहां से आता है। हम जब तैयारी करे थे तो मुझे भी ये सब नहीं आता था, जेईई का अपना तैयारी कर रहे बेटा, तो इस तरह से एनालिसिस मेरे पास अवेलेबल नहीं था। हम भी वही मॉड्यूल है भैया, उसी में लगे हुए हैं। सवाल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अब तो आपके पास इतना सुविधा है, आपको पता है। ये सब चीज़ कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा बेटा कि कौन सा बुक से, नहीं।
आप जहां देखोगे ना तो ये मटेरियल से आया है, ये स्टडी मॉड्यूल से रियल में सवाल कट कॉपी पेस्ट हो बहू सेम टू सेम लाइन टू लाइन ना, ये यहां से एक्चुअली चेक कर लो अपने से खुद से, बुक में दिखा रहा हूं आप चेक करो। देखो 6.4 में देखना, ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर लूप 8 एंड 3 सेंटीमीटर विथ ए स्मॉल कट, देख लो विथ ए स्मॉल कट, इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन इतना इतना इतना, ठीक है देखो, इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन विथ ए यूनिफॉर्म 0.3 टेस्ला 0.3 टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। क्या बोलोगे? व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज कितना 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द ईएमएफ डेवलप्ड इतना इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इतना इतना, व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड इतना पूछा है। नेक्स्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो सवाल है, देखो जरा कि फॉलोइंग प्लॉट जो है शोन द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ए बॉल क्या किए थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक, ठीक, ग्राफ बताओ भैया वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। तो क्या तुम पहली बार यार कहां से लाए यहां से, इसने पूछ दिया कि बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेंटली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो यार हम इसको सॉल्व करके जाएंगे बेटा, देखो ऐसा बनेगा, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा शॉर्ट ट्रिक, पूरा A to Z डिटेलिंग। क्या है ए, बॉडी को है ना जब ग्राउंड से ऊपर फेंके तो ऊपर से नीचे वापस आया तो ग्राफ बताओ, सिर्फ नीचे से ऊपर तक का ग्राफ बताओ, सिर्फ एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दिए डाउनवर्ड मोशन का ही ग्राफ बताओ। तो सब तरीके का ग्राफ पढ़ते हैं। अब उसमें से ये क्या पूछता है, ये तो भाई साहब यहां से हूबहू उठा करके डाल देता है, तो इसका तो कहानी अलग है। ये एक्सपेरिमेंटल स्किल से वही वर्नियर कैलिपर का वही सवाल, 20 VSD कोइंसाइड विथ 16 ईच डिवीजन का लेंथ दे दिया, लीस्ट काउंट क्या पहली बार पूछा गया है क्या ये सवाल? देखो नीट जेईई मेंस 2024, फिर जेईई मेंस 2024, ये अप्रैल वाले सेशन में, ये फरवरी 1 को, जेईई मेंस 2021 है ना, फिर जेईई मेंस 2012 में बेटा एकदम वही चीज, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू इतना, nth डिवीजन n+1 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, वही 20 कोइंसाइड कर रहा है 16 के साथ। अब यहाँ 20 है तो 10 कर दो, 9 कर दो, n कर दो, n-1, n+1 जो करना कर दो, लिस्ट काउंट 1 MSD -1 VSD, 1 MSD मतलब 1 महेंद्र सिंह धोनी -1 VSD विराट कोहली, वी से विराट कोहली कोडिंग कर देते हैं, यानी 1 महेंद्र सिंह धोनी -1 विराट कोहली लिस्ट काउंट है भैया, बना लीजिए। तो कुछ ना कुछ कोडिंग कर करके दिमाग में परमानेंट याद रखो चीज़ें। आ जाओ यहाँ वही चीज़ें, 10 डिविजन्स 11 के साथ 1 मेन स्केल दे दिया, लिस्ट काउंट बताओ, n-1 के साथ लिस्ट काउंट बताओ, n+1 के साथ। जेईई मेंस ने इतना बार पूछा, नीट भी पीछे नहीं है, नीट ने 1994 में पहली बार पूछा, n-1 के साथ भैया लिस्ट काउंट बताओ, फिर 24 में, फिर 2029 में, मतलब 2019 में। ये देखो तो ऐसा देखो, नीट 94, फिर 19, फिर 24, तो भाई 94 में पूछा, फिर जेईई मेंस शुरू होता है 12, 21, 24 वही, फिर ये 26 हो गया। अब क्या बोलोगे, नीट का जेईई मेंस छाप रहा है कि भैया जेईई मेंस का ये छाप रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। देखो सब लगे हुए हैं, बस हम लोग अलग जगह से पढ़ाई करते हैं, इसको छोड़ करके ये सब जगह नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल डायरेक्ट आ जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते यार, क्या मैं कहूँ। देखो अच्छा, बहुत बच्चे को पता भी नहीं होता, ये भी है बेटा, सारा गलती आपका नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग जगह पढ़ाई कर रहे हैं, जब बात होती है ना, जैसे फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ कि यहाँ बात कर रहे हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे बात करते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं यार कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी सॉल्व करना होता है क्या, हम तो जो स्टडी मॉड्यूल हमको दे दिया गया हम तो उसी को बना रहे हैं, अलग से उसको सॉल्व करना भी ये तो हमारे इंस्टीट्यूट में कोई बता ही नहीं रहा है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कौन सा किताब होता है यार जिससे सवाल आते हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारा एमसीक्यू देख लो, फिजिक्स का सब क्वेश्चन आपको नजर आएगा नीट पीवाईक्यू, जेईई मेन पीवाईक्यू में, और आईआईटी के पहले जो सवाल पूछेगा वहाँ दर्शन देता है। तो ये भी चीज़ है बेटा, लैगिंग है ना, इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता तो हम कहाँ से तैयारी करेंगे, इसमें आपका भी गलती नहीं है। ये देखो जो सवाल था यूनिट्स मेजरमेंट का, है ना, कि ईच साइड ऑफ ए मेटालिक क्यूब ऑफ मास इतना, मेजर टू बी इतना, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल क्या होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो मैं अभी सिर्फ सवाल दिखाने जा रहा हूँ बेटा, इसके सॉल्विंग स्टेपिंग्स में नहीं जा रहा हूँ। ये ईच साइड ऑफ ए, देखो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है 2.13 और 2.14,
ईच साइड ऑफ ए क्यूब दे दिया, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दे दिया। ठीक, साइड ऑफ ए क्यूब दे दिया बेटा, मास, यहाँ डेंसिटी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मास बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या, जो साइड लेंथ है उसका होल क्यूब। यहाँ साइड गिवन है, वॉल्यूम पूछ ही दिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया, यहाँ तो यहाँ सीख गए, और यहाँ पर डेंसिटी भी पूछ दिया, मास दे करके वॉल्यूम इतना है बताओ डेंसिटी, यानी दोनों को मिला करके यहाँ पर एक सवाल फ्रेम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अब ये देखो प्रिज्म वाला जो सवाल था रे ऑप्टिक्स से, इसमें क्या बोला गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना यहाँ पर ये गिवन है 50 डिग्री, और बोला जा रहा है कि द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू इट्स बेस BC। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है पैरेलल टू द बेस क्या है BC। बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या। अब ये बड़ा हाईलाइटेड केस है। पता है कि जब भी प्रिज्म में ना कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, जैसे रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस, तो ये मिनिमम डेविएशन का केस है ना। अच्छा, जैसे मिनिमम डेविएशन है, देखो कितनी बार जरा है ना, जेईई मेन 2021 के अंदर सवाल देखना, द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन, कब, है ना। तो देख लो यहाँ पर जरा ऑप्शन पढ़ो कि द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस, है ना। देख लो तो समझ में आता है कि अच्छा क्या है, बिल्कुल उसी जैसा बोले। जितना ये क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे तो हमें पता होगा कि हाँ भाई ये जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है तो वो लैंग्वेज हम बहुत बार दर्शन कर चुके हैं उसका। और दिखाता हूँ, देखो जेईई मेन 2024 के अंदर देखो, ए लाइट रे एंटर्स थ्रू ए राइट एंगल प्रिज्म एट ए पॉइंट विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इट ट्रैवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस BC। ये रिफ्रैक्टेड रे क्या है, पैरेलल टू इट्स बेस BC। बेटा देखो प्रिज्म है ना, इट ट्रैवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस BC एंड एमर्जेस अलोंग द फेस AC बाहर निकला। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है कि क्या होगा। सेम और भी बार है, जेईई मेंस 2025 के अंदर 21 में पूछा ना स्टेटमेंट वाला, 25 में भी देखो अगेन स्टेटमेंट वाला, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। ये अपने आप में ही रिपीट करते रहता है भाई। एक इसमें पूछ चुका कि एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होता है तो बताओ कि क्या, फिर से पूछ रहा है, कहीं भूल तो नहीं गए, है ना। ठीक है, तो बताओ फिर से, देख लो अगेन, रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम क्या, पैरेलल टू इट्स बेस। पर्टिकुलरली एक क्राइटेरिया समझा रहा हूँ बेटा कि कैसे जो है ना, देखो ये है। और भी बार है, नीट 2016 के अंदर देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया प्रिज्म कितना 45 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे दिया इफ द रे सफर्स क्या है, मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। तो बताओ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों यहाँ पूछा जा रहा है, और वहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा था, वो एंगल ऑफ डेविएशन। यानी पता चला कि अच्छा एक बार नहीं है भाई, बहुत बार है। 44 नंबर, एटम से जो सवाल पूछा था कि इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्या है। यानी एनर्जी हमारा गिवन है इतना, पूछा जा रहा है रेडियल डिस्टेंस मतलब रेडियस। तो पर्टिकुलरली एक सवाल जिसमें एनर्जी गिवन हो, रेडियस हमसे पूछे, या रेडियस गिवन हो, एनर्जी बताओ। तो अगेन वो जेईई मेन 2024 के अंदर बेटा जो है ना, देखो प्रेजेंट है, रेडियस ऑफ ए सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, डायरेक्ट बताओ कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज कितना, E/x दे दिया तो उसमें बता रहा है कि x बताओ क्या है, मतलब पूछ रहा है ना। क्लियर कट एकदम, एनर्जी रेडियस समझ में आता है कि देखो सवाल कहां से फ्रेम करा कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब ये तो इतना हाईलाइटेड सवाल है, इतना हाईलाइटेड है कि बहुत अथाह बार जो है ना हर जगह पर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो केस होता है ना, बिल्कुल वही उठा करके डाला हुआ था कि यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। अब 4 ओम है बेटा टोटल रेजिस्टेंस, उसको एक स्क्वायर में अगर हम ऐसे बेंट कर देंगे तो पता है कि भाई है ना, सब साइड का लेंथ क्या है, सेम। तो ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है 4 पार्ट्स में बांट दो, यानी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम हो गया, ठीक। और ये दोनों पॉइंट के बीच क्या है, यहाँ से ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया, और जो बाकी दोनों पॉइंट्स बचा उसके बीच में एक रजिस्टर। हमें पता है देखो ये 1 ओम ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, रेशियो निकालो, देखो इन दोनों का 1:1 1:1 आएगा, हेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस है ये। आ जाओ जेईई मेन 2022 देखो है ना, बैटरी लगा दिया 40 वोल्ट का, करंट निकला 4 4 4 4 2, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा,
निकाल लो, है ना। क्या करंट आई, क्या पूछ रहा है, करंट आई होगा। क्या एक ही बार है क्या, नहीं। जी मैंने 2006 के अंदर भी बहुत पहले भी पूछा हुआ है, सेम वही 5 वोल्ट का ऐसे लगा दिया, 10 20 5 10, रेशियो निकालो 10/20 5/10, 1:2 1:2, सेम रेशियो है, नो करंट विल फ्लो थ्रू इतना, हेंस करंट। और भी आ जाओ, वही सवाल देखो, है ना। जेईई मेन 2022 के अंदर अगेन 36 वोल्ट ऐसे है ना, चला गया, बोल दिया कि नो करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओम, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही केस हो जाएगा, ये बटे ये करके। फिर देख लो जेईई मेन 2022 के अंदर फिर से, है ना, क्योंकि पता है बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है, देख लो 6 वोल्ट 2 ओम इतना ऐसे गया, 3 3 6 6, 1:1 1:1 हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट बताओ कि क्या। कितना बार पूछा हुआ है, तो इतना बार है बेटा तो नहीं बनेगा सवाल, बन ही जाएगा। तो टोटल 45 क्वेश्चंस मैंने बता दिया कि कहां से ये छापा गया है, हूबहू ये है पूरा पेपर एनालिसिस। अब यहां से पूरा वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आता है कि हमें पूरे 45 क्वेश्चंस अगर बनाने हैं फिजिक्स के अंदर, पूरे के पूरे 45 क्वेश्चंस, अगर पेपर इजी लेवल का हो, चाहे मॉडरेट लेवल या इजी टू मॉडरेट लेवल का फ्लक्चुएशन हो, पूरे 45 क्वेश्चंस कैसे बनेगा। और अगर बहुत टफ पूछ दे, हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर जैसे 25 में आया, तो 2 क्वेश्चन अगर हम छोड़ दे, 3 क्वेश्चन चलो छोड़ दे, चलो 4 क्वेश्चन छोड़ दे, 41 क्वेश्चन कैसे सही करके आएंगे। सोर्स रिमेन सेम बेटा, यहीं से कट कॉपी पेस्ट 2025 में भी था, वीडियो जाकर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगा हुआ है 2025 का। क्योंकि 27 में पेपर कैसा आएगा कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ कहां से आएगा बेटा ये पता है, इसलिए क्योंकि वो लगातार हर बार जो है ना यहीं से पेपर बनाता है, हर बार। 24 का पेपर देख लो, 23 देख लो, 25 देख लो, 26 देख लो, है ना, फर्क ही नहीं पड़ता है। इजियर पूछना है तो पता है इन सारे बुक्स जितना देखे उसमें इजियर लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, टफ पूछना है तो टफ क्वेश्चंस भी है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में इजी भी क्वेश्चंस है, मॉडरेट भी है, टफ भी है। तो भाई हमें उठाना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, किसी भी लेवल का पेपर बना दो, टफ ठीक है तो टफ वाला उठा लेंगे। जेईई मेंस में हर लेवल के क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी, मॉडरेट, टफ, वेरी टफ। नीट डिसाइड करता है कि इस बार पेपर कैसा बनाना है, टफ ठीक है तो पूरा टफ क्वेश्चन उठा लिए, यही होता है। तो है ना, समझना है बेटा। देखो अब यहां पर एक पूरा बताता हूं कि नीट 2026 का ना कंप्लीट फिजिक्स पेपर का एक जरा समरी जितना हमने देखा, प्रेफरेंस वाइज देखो, है ना, क्योंकि पता है एक ही क्वेश्चन ना नीट में भी प्रेजेंट है, जेईई मेंस में भी है, एनसीईआरटी में भी है, कोई अच्छी वर्मा में भी है तो जेईई मेंस में भी है। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम लोग देखें बेटा तो जेईई मेंस के पीवाईक्यू अगर हम सिर्फ सॉल्व किए होते ना, 26 क्वेश्चन इससे प्रेजेंट है। पूरा वीडियो आप देखो, पूरे जेईई मेंस पीवाईक्यूज 26 प्लस, अगर मान लो कि बोले ना सिर्फ इसी को हम बनाए तो और कितना हम बना सकते हैं, तो भैया इधर के भी कितने सारे सवाल इसके अंदर प्रेजेंट है, कितने सारे। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला ही जो सवाल है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यार बहुत आसान है, बहुत बार पूछा गया तो वो भी बन जाएगा। एच.सी. वर्मा का जो सवाल है वो भी इधर आ जाएगा। आईआईटी का जो एक क्वेश्चन है सिमिलर हमने दिखाई दिया बेटा, वो भी पूछा हुआ है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन वो भी इधर है, पता है कि यहाँ बनाएंगे तो वो सवाल हमसे बन जाएगा। एग्जाम्पलर का है ना, सॉल्व एग्जाम्पल का भी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन मतलब जो है इसमें, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन है। यानी कि देखोगे ना नीट पीवाईक्यू का सवाल तो पता है कि अगर हम ये बना रहे हैं ना बेटा तो ये तो हमसे बन ही जाएगा, गारंटीड बन जाएगा। वो तो मैं स्क्रीनशॉट ये लगाकर दिखाऊं कि देखो हूबहू जो है ना लाइंस टू लाइन कैसे पूछा गया है, तो वो है ऐसा। लेकिन इसको बनाए तो ये, लेकिन चलो हम चाहते कि यार हम है ना डॉक्टर बनने का सपना देखें, हम कोई दिमाग नहीं लगाना चाहते पेपर में, कि जब जाए पेपर देने के लिए ना सिर्फ हम दन 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 सारा क्वेश्चन लगे देखा हुआ, बस हमें सॉल्व करना है। बहुत टफ पेपर आएगा, 1-2 सवाल छोड़ करके बाकी बना के चल आएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लेंगे। हम ये चाहते हैं तो क्या करें, तो ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये तो बनाओ ही बनाओ। एनसीईआरटी तो भाई सब कुछ है, पूरा लेक्चर्स और डीपीपीस करने के बाद एक ही किताब जिसको रीड करना है और सारी चीज़ उसका देखना है अपने से भी, तो वो है ये। हालांकि सारा चीज़ वो लेक्चर्स डीपीपीस में पढ़ा देता हूँ बेटा, लेकिन फिर भी इकलौता एनसीईआरटी बुक है जिसको आप रीड करो। तो देखो जेईई मेन पीवाईक्यू से 26 क्वेश्चन, नीट के पीवाईक्यू से 5, एनसीईआरटी टोटल देखोगे ना लाइन्स एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल
तो 5 5 10 1 11 क्वेश्चन, एग्जाम्पलर से 1, एच.सी. वर्मा से 1 और IIT से 1, टोटल मिला करके हो जाते हैं 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चंस। लेकिन सिर्फ हम इसी को अगर मान लो सॉल्व किए हो रहते बेटा, एटलीस्ट मान लो कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन भी, चलो रफली हम उठाते हैं, मान लो कि +4 भी अगर करें तो 30 क्वेश्चन मिनिमम क्राइटेरिया, ये ना मिनिमम बता रहा हूं कि मिनिमम, तो 30 है तो देख लो 30 × 4 कितना होता है, 120 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूं ये। यानी बहुत भी खराब अगर फिजिक्स में मार्क्स आता, बहुत खराब, तो 120 तो मेरा जरूर आना चाहिए था, जरूर। तो बेटा आप बताना कि फिजिक्स में आप मार्क्स क्या स्कोर कर रहे हो, है ना। देखो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया बेटा बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस आपको। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हो पाया है, चाहे जिस भी रीज़न से हो बेटा, है ना, बहुत बच्चे होते हैं कि अभी 12th अपीयरिंग होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के वजह से टाइम नहीं मिल पाता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, वो एक फैक्ट चीज़ है। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री बायो में क्या है समय बहुत ज़्यादा लग गया, फिजिक्स के लिए टाइम उतना नहीं मिल पाया, और भी सवाल बन सकते थे, तो रीज़न बहुत सारा हो सकता है। लेकिन फिर भी कितना स्कोर कर रहे हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। और इसमें ये बहुत टेंशन ये नहीं लेना है कि 120 मार्क्स भी नहीं आए, लेकिन यहाँ से क्या है ना, पेपर एनालिसिस इसलिए करते क्योंकि एक कॉन्फिडेंस देता है हमें एज ए स्टूडेंट कि यार पेपर तो सच में यहाँ से आ रहा है। तो हमने जो साल भर मेहनत किया ना, वो कहाँ मेहनत किया, कैसे मेहनत किया। होता क्या ना कि हम अलग स्टडी मॉड्यूल एक ले लिए बेटा, हम उसमें पूरा मेहनत करते जाते हैं पूरा। अब वहाँ पूरा मेहनत कर रहे हैं, पेपर यहाँ से आ रहा है, इसको हम पूरा बना ही नहीं रहे। अभी भी देखोगे ना बेटा, देखो आप एज ए स्टूडेंट जो है ना, खुद आपको समझ में आ रहा है कि कितने साल का PYQs बनाना चाहिए। अब जे मेन का ही देखोगे 2002 से लेकर के अभी लेटेस्ट अवेलेबल है भाई, 2004 के भी क्वेश्चन है, 2006 के भी क्वेश्चन है, 17 का भी क्वेश्चन है, 19 का भी है, 20 21 22 23, तो लास्ट 5-6 ईयर्स तो रहता ही है, पीछे का भी रहता है। नीट में ही देखो 1990 के सवाल रहते हैं, है ना, 88 का भी सवाल है, 2010 2011 16 24 25, मतलब थ्रू आउट। तो भाई क्यों ना पर्टिकुलर टू दी पॉइंट हम यही पढ़े, पूरा पढ़ ले, जिसे जाए बस बना करके चले आए क्वेश्चंस, ये चीज है। तो है ना, समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चंस का भी पूरा बताता हूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, पूरा A to Z काउंटेड है, बस आपको हेल्प लेना और ना पढ़ना शुरू करना है। देखो नीट 2027 के लिए ना जो ड्रॉपर बैच है बेटा, उसमें देखो एक तो कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, है ना। और फिजिक्स लिंक्स जो ऐप है देखो ना, फिजिक्स लिंक्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसमें रजिस्टर करने के बाद ना होम पेज पर ही देखोगे यहाँ पर नीट सेक्शन है, नीट सेक्शन में जाओ कि यहाँ नीट 2027 मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ दिखेगा कंप्लीट फिजिक्स बैच, जिसमें डिटेल्ड थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल्स, फुल कॉन्सेप्ट्स प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ भी बता रहा हूँ, और DPP से। शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल्स को कैसे हम फास्ट बनाते हैं। फिजिक्स के लिए जनरली जो आपके पास कम समय बचता है ना, तो उस कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा, बहुत ज़्यादा। जो 10 लाइन 12 लाइन 15 लाइन में बन रहा हो ना, कैसे वो एक लाइन में ही सॉल्व होगा, वहाँ पर ये हेल्प करेगा ज़बरदस्त। और यहाँ लिख भी दिया है कि न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर, H.C. वर्मा, नीट के सारे PYQs, JEE मेंस के सारे PYQs, IIT के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मोर देन सफिशिएंट। अब इसी में देखोगे एक नीट 2027 कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज है। ये क्या है तो इसके बारे में बस है ना डिटेल जो है अलग से मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा कि कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज में कैसे है क्या है। अभी बता देता हूँ कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो गया या कोई चैप्टर और ले लो, डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट में कुछ कैलकुलेशन हो, मॉडर्न फिजिक्स जैसे फिजिक्स में है ना पता है बहुत डेसिमल नंबर्स का हैवी कैलकुलेशन रहता है, ग्रेविटेशन चैप्टर ले लो, तो ये सारे चैप्टर AC चैप्टर भी इंक्लूड कर लो। ये सारे चैप्टर में जब कैलकुलेशन हमारे सामने आता है, कैसे हम उसको 5 सेकंड के अंदर बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत फास्ट, और ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ये चीज़ जो है ना ये है कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज। तो ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पता है हम ना नीट की तैयारी करते हैं तो मैथमेटिक्स हमारा बैकग्राउंड नहीं होता है, मैक्सिमम बच्चों का, हम बायो बैकग्राउंड से होते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन उतना फास्ट होता नहीं है, जिसके वजह से क्या है कि कितने सारे क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, तो वो चीज़ जो है ना आपसे छूटेगा नहीं, बहुत हेल्प करेगा। और कंप्लीट फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स जो पढ़ाता हूँ शुरुआती, जितना उसमें बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिए बेटा वो मोर देन सफिशिएंट है,
उससे बाहर मैथमेटिक्स का कोई और नॉलेज की जरूरत है ही नहीं। सारा शॉर्ट ट्रिक A to Z, ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे ये हो, कोई फॉर्मूला आपको घर के लिए नहीं छोड़ता हूं। कि जैसे होता है ना, हम लोग साथ क्या होता था कि लेक्चर पढ़ा दिए, फॉर्मूला लिखा दिए, जाओ घर में याद करना। अरे यार घर में गए याद ही नहीं हो रहा है, सब होच-पोच हो गया। जब टेस्ट देने जा रहे हैं तो सुबह उठो उसको रटो, फिर भूल गए, फिर नेक्स्ट टाइम टेस्ट है फिर उठो सुबह फिर रिवीजन करो, फिर भूल जाते हैं। वो काम ही मैं नहीं करता हूँ बेटा कि जाओ घर में याद करना। लेक्चर्स में ही याद करा देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भोगा है वो चीज़, भुक्त भोगी हूँ उसका। घर में रट रहे हैं, सब होच-पोच हो गया, तो लेक्चर्स में याद करा देता हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक बता करके कि ठीक है पढ़ लिए, ये फॉर्मूला आया, सब ठीक है। अब बेटा 5 मिनट रुको और मेरे साथ याद करो और तेज बनो कि लेक्चर जैसे खत्म हो उसके बाद कोई आपसे कुछ पूछे ना तो धड़ाक से जवाब दो। कोई भी फॉर्मूला, चाहे बेसिक मैथ्स की बात करो, ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, लेक्चर देखने के बाद सब कुछ यहाँ छप जाना चाहिए। ये अलाउड है एग्जाम में ले जाना ब्रेन, तो भैया इसके अंदर हम छाप लेते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है। मतलब ठीक है, मतलब बेटा बोलते ठीक है कॉपी में फॉर्मूला लिखे यार सुबह रटना, चलो वो सब लोग वही करते हैं। लेकिन अगर मैं 90% भी आपका एफर्ट बेटा जो है ना रिड्यूस कर दूं, कॉपी डिपेंडेंसी खत्म, जितना याद करा सकूं लेक्चर में, हेल्प ही करेगा ना, तो वो चीज़ है। ठीक, सिमिलरली जो भी बच्चे नीट 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा ना, तो नीट 2028 के लिए भी जो है कोई क्वेरी अगर हो तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। और अगेन फिजिक्स लिंक्स ऐप पर नीट सेक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ नीट 2028 होगा, नीट 28 कंप्लीट फिजिक्स और कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज है, तो इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि डायरेक्टली पता है ना, तैयारी करो तो थोड़ा जम करके तैयारी करो, है ना, मतलब पूरा जम करके एकदम एफर्ट लगा दो कि यार 45 में 45 पूरे सॉल्व करना है। हाँ, फुल 180 मार्क्स कैसे आएगा? तो देखो बेटा नीट PYQs टोटल जो क्वेश्चन है ना वो 1845 क्वेश्चन है। ये है कहाँ? टिल 2026 ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडेड, ऑल क्वेश्चंस इंक्लूड करके इसमें बता रहा हूं। तो नीट PYQ में 1845 क्वेश्चन टोटल है, जेईई मेन PYQ में 4213 टोटल क्वेश्चन बता रहा हूं, 2002 से लेकर के अभी 2026 तक। तो 2026 का इसमें ऐड कर दे 475, ये हो जाता है 4688 क्वेश्चन, इतने टोटल क्वेश्चंस हैं। NCERT में ये 618 क्वेश्चंस है, और ये जो 618 क्वेश्चंस है ये है आपका दोनों मिला करके सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन। देखो ना अभी दिखाता हूं, 618 क्वेश्चन, और ये मैं न्यू बुक की बात कर रहा हूं। आपको सिर्फ न्यू बुक से पढ़ना है, ओल्ड बुक में लेक्चर्स DPPs में करा दूंगा, ठीक है, उससे जितने भी क्वेश्चंस होंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, NCERT एग्जाम्पलर में टोटल 889 क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें रफली जो है ना कह सकते हो जस्ट हाफ ही कर दो, रफली 400 क्वेश्चंस के अराउंड में ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं कराता ही हूँ तो इसलिए टेंशन भी नहीं लेना है। और अचीव योर माइंड IIT PYQ से आपको इधर से बेटा अपने से कुछ नहीं करना है, इंक्लूडेड इन लेक्चर्स एंड DPPs में मैं जितना कराऊंगा ना वही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, जितना कराऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। बहुत टफ पेपर आ जाए टेंशन मत लेना, बहुत बहुत टफ पेपर आ जाए ठीक है, फिर भी टेंशन मत लेना, वो उस लेवल का है, मतलब कंटेंट पढ़ा दूंगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, इसमें लग रहा है 4600 ये प्लस 1800 भी ये प्लस ये, यार बहुत क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। आप देखोगे ना बहुत लोग आपको बोलेंगे फिजिक्स में 40,000 क्वेश्चन करा दूंगा, 30,000 क्वेश्चन, 10,000 तो बनाना ही पड़ेगा, 20,000 तो बनाना ही पड़ेगा। अरे भाई 20,000 बनाना पड़ेगा ठीक है, एज ए स्टूडेंट क्या हम उतना बना करके 4-5 बार रिवीजन कर सकेंगे क्या? अपने आप से सवाल पूछो, क्या उतना पढ़ा देगा कोई ठीक है, तो क्या उतना हम रिवीजन कर सकेंगे क्या? और अगर हम 4-5 बार रिवीजन नहीं किए वो याद रहेगा नहीं, याद रहेगा ही नहीं, हो गया खत्म, सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे हम। नीट कहता है कि भाई आप दिमाग मत लगाइए एग्जाम में, आप घर से 5 बार पढ़ करके आइए, क्योंकि किताब फिक्स है जहां से मैं सवाल पूछता हूं। तो आइए आप सीधा छापिए एकदम दन 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 दन, आपको सारा क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए। बहुत अगर टफ आ गया तो 1-2 छोड़ दीजिए, बाकी बना लीजिए, क्योंकि उसी से आप डॉक्टर बन जाइएगा। तो ये चीज़ है बेटा, तो मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है
क्योंकि 23 लाख बच्चे हैं ना बेटा, तो उसमें 22.5 लाख को पता ही नहीं है कि सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, नहीं पता बेटा। अब ये वीडियो जितना लोग देखेंगे वो पता होगा, बाकी लोग फिर वही अपना अपना स्टडी मॉड्यूल में लगे, साल भर वो अपना स्टडी मॉड्यूल बनाते रहेंगे। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 बार कोई बनाता ही नहीं है, वहाँ से सवाल आता है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है बेटा कि यार सर आंसर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाना है क्या पूरा, ये सवाल आता है, अब मैं क्या बताऊँ, अब इसमें क्या जवाब दूँ बताओ। इसलिए ये वीडियो हेल्प करता है कि भाई बनाना चाहिए कि नहीं, देख लो। 45 क्वेश्चन जब बन ही जाएगा हमसे तो उसे एक्स्ट्रा फिर हम क्यों बनाएं। हमें थोड़ी ना पीएचडी करना है बेटा कि है ना कोई टॉपिक ले लिया उसमें भैया पीएचडी हम कर रहे हैं एकदम पूरा, एकदम है ना पूरा डॉक्टरी डिग्री हम इसी से ले लेंगे, जरूरत नहीं है ना। हमें है क्या कि नीट का हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो सवाल आता है वो मेरे से बन जाना चाहिए भैया, मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस खत्म। मेरे ख्याल से आप लोग का भी बेटा यही सपना और यही टारगेट है कि जितना पूछा जा रहा है बस उतना मेहनत करूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस। ऐसा नहीं कि एक यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ रहे तो भाई साहब हम 10 महीना यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, पूरा दुनिया में जितना किताब जितना स्टडी मटेरियल है पूरा इंस्टीट्यूट का सब बना लेंगे 10 महीना तक। पीएचडी थोड़ी ना करने बैठे हैं, सिलेक्शन थोड़ी ना होगा उससे। तो वो चीज़ है, ध्यान देना बेटा मेरी बातों को, ठीक। अब देखो ये बोल रहा हूँ ना, इसमें जैसे इतना क्वेश्चन है ना, तो अब 1845 नीट पीवाईक्यू में है तो इसका कम से कम 1200-1300 क्वेश्चन वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आधा इसमें कुछ मिलेगा, कुछ इसमें मिलेगा। एग्जाम्पलर के भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हर जगह पर दिखता है। इन दोनों में भी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे। तो इसलिए क्या है ना कि क्वेश्चन जितना दिखता है बेटा नंबर्स ना उतना बनाना हमें नहीं पड़ेगा। जो पढ़ाते जाओ लेक्चर्स डीपीपी जब कर लोगे ना, उसके बाद देखोगे नीट पीवाईक्यू बुक उठाना, देखना कि हाँ सिर्फ टिक ही करना, ठीक है ये मेरे को आता हो गया, तो सिर्फ टिक करना रहेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो एनसीईआरटी का जो है पूरा डाटा ये लिखा दिया। ये जो पीडीएफ देख रहे हो ना पूरा, ये जो वीडियो है बेटा इसका पूरा डिटेल्ड पीडीएफ फिजिक्स लिंक्स ऐप पर ही नीट 2027 नीट 2028 कोर्स के अंदर ही जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक बाय नाउ एक एक्सप्लोर सेक्शन रहेगा, तो एक्सप्लोर पे एक्सप्लोर ऑप्शन पे क्लिक करना, जाओगे वहाँ पर दिखेगा ये वीडियो और इसका पीडीएफ, तो आप देख लेना मस्त, ठीक है। देखो टोटल ये है 11th फिजिक्स का एनसीईआरटी और ये है 12th फिजिक्स का एनसीईआरटी। पूरा मैंने काउंट करके सब लिख दिया बेटा कि हर चैप्टर में कितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, कितने एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, देख लो 12th के भी है ना। टोटल नंबर ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है पूरे कंप्लीट 11th 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में 204 क्वेश्चन और टोटल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 414। ये दोनों ही मिला करके होता है 618 क्वेश्चन। तो मेरा आपसे सवाल है सारे बच्चे से कि क्या आपने 618 क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व किया था या 5 बार सॉल्व किया था क्या? एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बता रहा हूँ, 617 भी नहीं, 619 भी नहीं, 618 क्वेश्चन क्या आपने सॉल्व किया था क्या? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फिर हमारा बन गया होता नीट 26 के पेपर में। ठीक, तो देखो एक चीज़ है, क्वेश्चंस यहाँ से आता है, आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, जो लेक्चर्स और डीपीपीस में पढ़ाऊंगा, सिस्टमेटिक लेक्चर्स पढ़ रहे, डीपीपीस पढ़ रहे, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या करना है, बुक्स जो हमारे पास होना चाहिए, है ना, मतलब आपके पास बुक्स टू परचेज में लिख देता हूं, देखो सबसे पहला तो एनसीईआरटी जो कि होगा ही, है ना, फिक्स्ड है। नेक्स्ट है नीट के पीवाईक्यूज, वो भी एकदम शुरू से बेटा 1988 से लेकर करके 2026 तक लेटेस्ट, और फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यू, जेईई मेन पीवाईक्यू 2002 से लेकर के लेटेस्ट 2026 तक। जैसे दिशा पब्लिकेशन का ले लेना, है ना, सजेस्ट करूंगा, ले लेना। हो गया, बस यही 3 चीज आपके पास रखना है, हो गया। बाकी जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं करा दूंगा, एनसीईआरटी एचसी वर्मा और आईटी पीवाईक्यूज जो मतलब लेक्चर्स डीपीपीस में रहेगा उतना ही करना, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस लेक्चर्स डीपीपीस करने के बाद चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी आपको अपने से रीड करना है, और नीट के पीवाईक्यू और जेईई मेंस पीवाईक्यू को क्या करना है, चैप्टर खत्म हो गया, एक बार तो सब सॉल्व हो गया। और जो शॉर्ट ट्रिक, जो डिटेल मेथड से सवाल सॉल्व कराता हूँ, वही तरीका से क्या करना है, नीट के पीवाईक्यू बुक उठाएं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, फिर जेईई मेंस का पीवाईक्यू उठाएं, सारे क्वेश्चंस को हम क्या किए, सॉल्व किए। तो वो जो आप सॉल्व कर रहे होगे ना, वो आपका सेकेंड टाइम होगा।
फिर जब भी कोई टेस्ट दे रहे हो, ये दे रहे हो है ना, हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, उसी को बार बार बनाओ। और एक फार्मूला और शॉर्ट ट्रिक कॉपी अलग बना लेना है, उसमें सारे फार्मूला सारे शॉर्ट ट्रिक्स लिखा रहना चाहिए, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा बस। और कुछ मत करना, एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कहीं से कुछ मत बनाओ, एकदम खुल करके कह रहा हूं बेटा, फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर मत बनाओ। बोलो सर आ गया तो, अगर आ गया तो आपसे बन जाएगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि इसमें इतना ताकत है, इतना इसमें ताकत झोंका हुआ है कि भाई किसी भी तरह से पूछेगा तो आपसे बन जरूर जाएगा। इसलिए बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत बनाओ इससे बाहर, ठीक है। तो आई होप कि सारा इंफॉर्मेशन बेटा पता चल गया होगा। और भी अगर कोई डाउट है तो आप ना यहाँ से कनेक्ट करके मेरे से पूछ लेना। इसके बाद ना हम लोग केमिस्ट्री और बायो का भी जो है इस तरह से डिटेल एनालिसिस करके वीडियो ला दूंगा, जो बहुत हेल्प करेगा कि एग्जैक्ट कौन से लाइन से कैसे उठा करके सवाल पूछा गया, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।